नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। दोस्तों, मध्य प्रदेश पीसीएस के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए लगातार आप टेस्ट सीरीज को देख रहे हैं वीडियोस के माध्यम से। इससे पहले 6 टेस्ट पेपर आपने देखे हैं, मॉक टेस्ट थे, 100 एमसीक्यूज थे, बाइलिंगुअल फॉर्मेट था और ये 7वें नंबर का है। पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। और इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं 2 स्टेटमेंट दिए हैं, उस पर आपको विचार करना है और विचार करके बताना है कि इसमें से कौन सा आपका जो कथन है वो गलत है। यहाँ पर सही की तलाश नहीं करनी है, यहाँ जो इनकरेक्ट है, गलत है, उसको आपको चुनना है। प्रश्न देखिए, मामा भांजा रॉक शेल्टर ये होशंगाबाद के पास पंचमढ़ी में स्थित है और लिखी छाछ नाम का जो रॉक शेल्टर यानी गुफा आवास है वो मुरैना के पास करसा में स्थित है। अब इसमें से आपको गलत चुनना है। वही चीज यहाँ अंग्रेजी में है कि मामा भांजा रॉक शेल्टर इज लोकेटेड एट पंचमढ़ी नियर होशंगाबाद और लिखी छाछ रॉक शेल्टर इज लोकेटेड एट करसा नियर, और नियर कौन सा, मुरैना, मतलब मुरैना के पास में है। तो आप बताइए। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से हो जाएगा डी वाला। डी का मतलब यह है कि कोई नहीं, चूंकि हमें गलत खोजना था तो इसमें से गलत कुछ भी नहीं है, दोनों के दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। और अगला प्रश्न आप देख रहे हैं दूसरा वाला। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सातवाहन डायनेस्टी का जो अंतिम रूलर था उसका नाम था यज्ञश्री सातकर्णी और उसके जो कॉइन्स हैं वो विदिशा, जबलपुर और देवास से प्राप्त हुए हैं। जबकि जो दूसरा वाला आप देख रहे हैं उसमें कहा गया कि प्रसिद्ध हिंद यूनानी शासक मिनांडर, इसके जो सिक्के हैं वो बालाघाट से प्राप्त हुए। ये 2 आप स्टेटमेंट देख पा रहे हैं। वही चीज यहाँ अंग्रेजी में है कि द क्वाइन ऑफ लास्ट रूलर ऑफ सातवाहन डायनेस्टी यज्ञश्री सातकर्णी हैज बीन रिसीव फ्रॉम विदिशा, जबलपुर एंड देवास द फेमस हिंद, यहाँ पे आप हिंद लिख सकते हैं या इंडो लिख सकते हैं। तो इंडो ग्रीक रूलर मिलांडर, ये मिनांडर इनका नाम था, इन्हें बाद में मिलिंद कहा गया। बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ इनका वार्तालाप आपने देखा होगा। तो उनके जो कॉइन है वो बालाघाट से प्राप्त हुए हैं। इसमें से आपको करेक्ट चूज करना है, जो सही है उसकी तलाश करनी। प्रश्न आपने देखा और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी वाला। दोनों ही इसमें सही है, कुछ भी गलत नहीं है। सातवाहन वंश का जो अंतिम रूलर था और उसका टाइम था 165 से लेकर 193 तक का, ये ईस्वी वाला समय है। इतने समय तक ये रहता है। और इसके जो सिक्के हैं, मतलब यहाँ बात हो रही है यज्ञश्री सातकर्णी की, तो वो बेसनगर से प्राप्त हुए थे, तेवर से प्राप्त हुए थे और देवास से प्राप्त हुए थे। और बेसनगर किसको कहा जाता है, विदिशा को कहा जाता है। ये कुछ चीजें आपने देखी। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 3। यहाँ आप देख रहे हैं कुछ शब्दों का उल्लेख किया गया है। तो हरिमिका है, वेदिका है, प्रदक्षिणा पथ है और तोरण है। आपको ये बताना है कि ये जो संरचनाएं हैं वो किस चीज के अंदर मिलती हैं, मतलब कौन से स्थापत्य के अंदर पाई जाती हैं। चैत्य में पाई जाती हैं, विहार में पाई जाती हैं, मंदिरों में पाई जाती हैं या फिर स्तूप के अंदर होती हैं। तो ये जितनी भी संरचनाएं हैं ये स्तूप के अंदर पाई जाती हैं। स्तूप एक उल्टे रखे हुए कटोरे के समान होता है, मतलब आप उसे एक हेमिस्फीयर कह सकते हैं। तो उसके अंदर ये जो संरचनाएं हैं ये देखी जाती हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 4। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट है और इस पर आपको विचार करके जो इनकरेक्ट है यानी गलत स्टेटमेंट है वो चूज करना है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि बुंदेलखंड का जो लोक रंगमंच है उसमें स्वांग सबसे लोकप्रिय नाटक है। अगर बात की जाए स्वांग की तो ये सबसे जो प्रसिद्ध ड्रामा है उसके तौर पर देखा जाता है। यहाँ बात बुंदेलखंड क्षेत्र की हो रही है तो क्षेत्र भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये कहा गया कि स्वांग के कई सारे क्षेत्रीय नाम भी हैं, मतलब उस इलाके में स्वांग को रम्मत के नाम से भी पुकारा जाता है, माच भी कहा जाता है, ख्याल भी कहा जाता है और तमाशा भी कहा जाता है। तो आप बताइए कि इसमें से गलत क्या है। पूरा प्रश्न आपने देखा। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी वाला हो जाएगा। माफ कीजिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी वाला हो जाएगा। मतलब ना तो पहला गलत है और ना ही दूसरा गलत है, इसमें दोनों ही सही है। मतलब पहले वाले में जो स्वांग के विषय में कहा गया और धार्मिक कहानी और जो लोक कथाएं होती हैं उसको एक खुले क्षेत्र में करीब 10-12 लोगों का पूरा समूह रहता है जिनके द्वारा इसे अभिनय किया जाता है, मतलब पूरा थिएटर वहां पे सज जाता है। और इसके कई सारे नाम हैं जिसमें कि आप रम्मत, मचा और इसके अलावा ख्याल, तमाशा ये सब देख रहे हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र इसका है, वो भी इसमें दिमाग में रखना है आपको। इसके बाद 5वें नंबर के प्रश्न को देखिए। यहाँ पर बुक्स हैं और उनके राइटर्स हैं। तो यमुना लाहिड़ी, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। इसके अलावा रतन भवानी, कला का अनुवाद और रंगून की बोली। आपको ये बताना है कि इसमें से नॉट करेक्टली मैच कौन सा है। तो यमुना लाहिड़ी के जो लेखक हैं वो पद्माकर हैं, रतन भवानी को लिखने वाले केशव हैं, कला का अनुवाद ये माखनलाल चतुर्वेदी का है और रंगून की बोली इसको लिखने वाले कौन है, ये मुल्ला रामू जी हैं। तो इसमें से गलत कौन सा है। जैसा कि आप देखें इसमें चौथा वाला गलत है, बाकी सब सही है। रंगून की बोली एक गद्य काव्य है, मतलब इसमें गद्य भी है और काव्य भी है और ये माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा लिखी गई है। इसमें अगर देखा जाए मुल्ला रामू जी के बारे में तो ये मोहम्मद सिद्दीकी मुल्ला रामू जी थे और इनका जन्म 1896 में भोपाल में हुआ था। इनकी 29 किताबें करीब 1921 से 52 के दौर में प्रकाशित हुई थी और इनकी जो पहली किताब थी उसका नाम गुलाबी उर्दू था। तो ये सब कुछ चीज़ें इनके बारे में है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 को देखिए। यहाँ कहा गया तोनथर टोंस नदी के तट पर एक महत्वपूर्ण स्थल है। अब ये किस प्रकार का स्थल है, किस धर्म से संबंध रखता है। तो ये जैन साइट है या बुद्धिस्ट साइट है या दोनों का यहाँ पे संगम दिखाई देता है या कुछ भी नहीं है। प्रश्न संख्या 6 को आपने देखा और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बुद्धिस्ट साइट के तौर पे ये एक बौद्ध स्थल है। जो तोनथर है ये क्या है, टॉन्स नदी के तट पर स्थित है और ये बौद्ध स्थल है। जो कोल राजवंश के राजा थे उनके द्वारा तोनथर पर शासन किया गया था। तो ये क्षेत्र है यहाँ पे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 7, मृगेंद्रनाथ की गुफाएं ये कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। विदिशा में, उज्जैन में, राजगढ़ में या रायसेन में। इसमें से कौन सा जिला होगा।
तो ये जो मृगेंद्रनाथ की गुफाएं हैं, ये मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो जो रायसेन का पटनी गांव है वहां पे हरी और आंशिक रूप से चट्टानी पहाड़ियों के नीचे स्थित है। मतलब यहाँ जो जिला होगा वो कौन सा होगा, रायसेन होगा, और वहाँ का गांव का नाम अगर आप देखना चाहें तो वो पटनी गांव होगा, इसका डी वाला हो जाएगा। और जैन धर्म से जुड़ी हुई कुछ जो मूल्यवान यहाँ पे चित्र है या पेंटिंग्स हैं वो दिखाई देती हैं, और भीमबेटका की गुफाओं से ये काफ़ी हद तक सिमिलरिटी भी रखती हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 यहाँ आप देख रहे हैं। देखिए 8वें प्रश्न में कहा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि मध्य प्रदेश का जो नीमच जिला है वहाँ पे बाबा शहाबुद्दीन औलिया का उर्स ये फरवरी महीने में 4 दिनों तक मनाया जाता है। और कालूजी महाराज का जो मेला है ये पश्चिमी निमाड़ यानी खरगोन जिला जो है उसके पिपलिया खुर्द में 1 महीने के लिए आयोजित होता है। मतलब यहाँ पर कुछ मेले और उर्सों के नाम दिए हैं और उनकी अवधि और वेन्यू दिया है। तो आप बताइए इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, देख लीजिए अच्छे से पूरे प्रश्न को। और इसका जो करेक्ट आंसर इसमें से हो जाएगा वो सी वाला होगा। सी का मतलब ये है कि दोनों सही है, इसमें कुछ गलत नहीं। मध्य प्रदेश का जो नीमच जिला है वहाँ पे बाबा शहाबुद्दीन औलिया का जो उर्स है वो फरवरी में 4 दिनों के लिए मनाया जाता है। और कालूजी महाराज का मेला जैसा कि आपने देखा कि खरगोन का जो पिपलिया खुर्द है वहाँ पे 1 महीने के लिए आयोजित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि लगभग 200 साल पहले कालूजी महाराज जो थे उन्होंने अपनी अलौकिक शक्तियों के द्वारा मनुष्यों और जानवरों के रोगों को हरने का काम किया था, यानी उनका उपचार किया था। तो इसी एहसान के तौर पर यहाँ मनाया जाता है। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 यहाँ ये बोला गया कि कॉन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू बुंदेलखंड फोल्क पेंटिंग, यानी बुंदेलखंड की जो लोक चित्रकला है उसके बारे में यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए हैं, उसमें से आपको जो करेक्ट है वो चूज करना है। तो पहले वाले में कहा जा रहा है कि मोरेला का मतलब होता है मोर की छवियां यानी मोर के चित्र। यह दीवारों पर चित्रित किया जाता है और मोर को विभिन्न रंगों से चित्रित किया जाता है। तो मोर वैसे भी ये मुर्गे का मौसेरा भाई होता है, मतलब उसी की फैमिली का होता है। और इसके जो रंग होते हैं या पंखों के रंग होते हैं वो काफ़ी रंगीन होते हैं, कई सारे उसमें रंग की छटा दिखाई देती है। लेकिन ज़्यादा सुंदर कौन होता है, नर मोर होता है। फिलहाल इसको देख लीजिएगा। और दीपावली के समय महिलाओं द्वारा गेरू का उपयोग करके सुरैती नाम के चित्र बनाए जाते हैं। गेरू का इस्तेमाल किया जाता है और सुरैती नाम के चित्र बनाए जाते हैं। और इस चित्र में देवी लक्ष्मी की प्रतिमा बनाई जाती है। दीपावली है तो भाई देवी लक्ष्मी रहेंगी। उसके बाद विवाह के समय मोरते नाम के चित्र बनाए जाते हैं और यह दरवाजे के दोनों ओर बनाए जाते हैं, जिनको कि कोहबर कहा जाता है। तो आप बताइए कि इसमें से बुंदेलखंड की जो फोल्क पेंटिंग है उसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। प्रश्न पूरा आपने देखा। देखिए 9वां प्रश्न जो है इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इसमें जितने हैं सभी सही हैं, कुछ दिक्कत नहीं है। मतलब ये जितने भी पेंटिंग्स के बारे में कहा गया है सब कुछ यहाँ पर सत्य है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। प्रश्न संख्या 10 चंद्रशेखर आजाद का जन्म जुलाई 1906 में मध्य प्रदेश का जो वर्तमान अलीराजपुर जिला है वहां पर हुआ था। गांव का नाम था भाभरा। उसके बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA इसके ये क्रांतिकारी संगठन था और इसकी स्थापना 1923 में कानपुर में चंद्रशेखर आजाद ने की थी। चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद का जो अल्फ्रेड पार्क था, जिसका कि नाम बाद में बदलकर इन्हीं के सम्मान में आजाद पार्क कर दिया गया, वहां पर हुई थी। ये आपने देखा, इन्होंने आत्मघात किया था यानी खुद को गोली मार ली थी। तो बताइए इसमें से करेक्ट क्या है। प्रश्न संख्या 10 को आप देख रहे हैं और इसका भी डी हो जाएगा। इसमें जितने हैं वो सभी सही हैं। हालांकि जो HSRA आप देख रहे हैं इसमें ये फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थे, कोई एक आदमी इसका संस्थापक नहीं था। जब HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के अधिकांश सदस्य काकोरी कांड के चलते गिरफ्तार हो जाते हैं या फांसी चढ़ा दिए जाते हैं तो उसके बाद आज़ाद जी अकेले पड़ जाते हैं और ऐसे में इन्हें आवश्यकता थी किसी उत्साही लोगों की। तो वो भगत सिंह से कांटेक्ट करते हैं और भगत सिंह यहाँ आकर इनके साथ जुड़ते हैं तो उनकी जो समाजवादी विचारधारा थी वो इस HRA के अंदर घुस जाती है और ये बन जाता है HSRA। तो दोनों यहाँ पे फाउंडिंग मेंबर है। फिलहाल इसका डी वाला सही। इसके बाद 11वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा। यहाँ अगर आगे चले तो प्रश्न संख्या 11 को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फाउंड फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से क्या क्या चीजें प्राप्त हुई हैं वो आपने बहुत बार पढ़ी होंगी। यहाँ दिया हुआ है सोने का हार मिला है, सादे बर्तन प्राप्त हुए हैं और कॉपर के जो ब्रेसलेट्स हैं वो मिले हैं। इसके अलावा जो बेड्स हैं वो भी प्राप्त हुए हैं, यानी तांबे के कंगन और माला यहाँ से प्राप्त हुई है, ऐसे दिया हुआ है। तो आप बताइए इसमें से कौन कौन सी चीजें प्राप्त हुई हैं। वैसे अगर देखा जाए तो ये सब कुछ यहाँ से मिले हैं, मतलब अलग अलग क्षेत्रों से मिले हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता किसी एक क्षेत्र में नहीं थी, कई सारे भूभागों में फैली हुई थी, तो उन क्षेत्रों से ये भिन्न भिन्न चीजें प्राप्त हुई हैं। यहाँ अगर देखा जाए तो मूर्तियाँ मिली हैं, मोहरें मिली हैं, मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं और चित्रित बर्तन की तुलना में जो सादे बर्तन हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। घुंडी वाले बर्तन भी प्राप्त हुए हैं और मोहनजोदड़ो और लोथल में जो गहने हैं वो पाए गए हैं, कीमती पत्थर पाए गए हैं, ये सब चीज़ें। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 12 मनसबदारी प्रणाली जो थी उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो मनसबदारी एक ग्रेडिंग का सिस्टम था, पहले कहा गया, और इसका उपयोग मुगलों के द्वारा किया जाता था। और किस लिए किया जाता था, तो रैंक, वेतन और सैन्य जिम्मेदारियों को तय करने के लिए इसका यूज किया जाता था, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। दूसरे वाले में कहा गया कि मनसबदारी अकबर के द्वारा शुरू की गई और सेना और नागरिक सेवाओं की एक प्रणाली के तौर पर देखी जाती थी। मनसबदार का समय समय पर तबादला किया जाता था, यानी कोई भी मनसबदार एक स्थान पर जमकर नहीं रह सकता था, क्योंकि ऐसे में फिर करप्शन की गुंजाइश बन जाती है। ज़्यादा समय तक एक ही स्थान पर जमा देने पर वहाँ पर अपना पूरा जो डेरा है वो डालने लगता है। तो बताइए इसमें से करेक्ट कौन सा है। प्रश्न आपने देखा,
इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो डी वाला हो जाएगा, मतलब तीनों ही इसमें सही है, कुछ गड़बड़ी नहीं है। मनसबदारी के बारे में ये सब कुछ सही है, अकबर के द्वारा इसको शुरू किया जाता है और मनसबदारों को जागीर नाम का जो राजस्व असाइनमेंट है उसके तौर पे वेतन मिलता था, मनसबदारों का ट्रांसफर भी होता था। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 13, भारत में सिख धर्म के संदर्भ में गुरुबानी क्या चीज है? तो ये गुरुबाणी है क्या चीज? गुरु ग्रंथ साहब का हिस्सा है, केवल गुरु गोविंद सिंह से जुड़ा हुआ ये भजनों का संग्रह है, कई भाषाओं में रचे हुए भजन इसमें प्राप्त होते हैं, या इसका संबंध गुरु नानक देव के भजनों से, किससे इसका कनेक्शन है ये बताइए। यहाँ पर बात हो रही है गुरुबानी की और इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी वाला हो जाएगा। इसका संबंध है कई भाषाओं में रचे हुए भजन से। गुरु अर्जुन देव जो कि सिखों के 5वें उपदेशक और गुरु थे, उन्होंने अपने 4 उत्तराधिकारियों जिसमें कि बाबा फरीद का नाम आता है, रविदास और कबीर जैसे जो अन्य धार्मिक कवि हैं, उनके साथ बाबा गुरु नानक के भजनों को एक जो ग्रंथ साहब है इनका उसमें संकलित किया। गुरबानी नाम से ये जो भजन है इनमें भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो पंजाबी भाषा दिखाई देती है, फारसी का अंश दिखाई देता है, संस्कृत और ब्रज भाषा जैसी जो यहाँ की देशज भाषाएं हैं वो भी इसमें रची गई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो इसका सी वाला सही था। प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं। इसमें यह कहा गया कि मगध में शासन करने वाले राजवंशों का सही कालानुक्रम कौन सा है, यानी इन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो आप जानते हैं कि हर्यक वंश सबसे पुराना है और सबसे अंतिम जो वंश है इसमें से मौर्य वंश होगा। तो इसमें कौन सा सही होगा फिर? मौर्य और हर्यक वाला जो पेयर है वो इसमें 2 रूपों में मौजूद है, बीच का भी सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए बताइए? तो सरल है, विकल्प इतने आसान है कि बहुत आराम से आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। हर्यक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी और फिर मौर्य डायनेस्टी। हर्यक डायनेस्टी जो है ये यहीं से स्टार्ट होता है, मतलब पहले बिंबिसार और उसके बाद फिर अजात शत्रु उदयन, इस प्रकार से आगे बढ़ता है। फिर शिशुनाग डायनेस्टी, उसके आगे वाली नंद डायनेस्टी और अंत में घनानंद को मारकर उसे अपदस्थ करके चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य की नींव डालता है। यहाँ तक हमने देखा। मौर्यों के बाद फिर शुंगों का समय आता है, कण्व डायनेस्टी है, ऐसे आगे बढ़ता है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 15, बौद्ध धर्म के संदर्भ में गंधिका क्या चीज है? मतलब यहाँ पे जो गंधिकास थे वो क्या थे? ये गांधार आक्रमणकारी थे, ट्रेडर्स थे, या प्रिजनर्स थे, या परफ्यूमर थे, मतलब इत्र बेचने वाले व्यवसायी थे। इसमें से कौन सी इनकी पदवी थी? तो जैसा आप देख रहे हैं ये गंधिक होते थे। गंध का मतलब क्या है? यहाँ पे महक से है, तो महक किस चीज में होगी? इत्र में होगी। तो ये परफ्यूम बेचने वाले व्यापारी होते थे। बौद्ध जो ग्रंथ है यानी बुद्धिस्ट टेक्स्ट है उसमें इसका ब्यौरा प्राप्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 को देखिए। यहाँ पर अच्छा खासा बड़ा प्रश्न है, 4 स्टेटमेंट टोटल है और उस पर आपको देखकर विचार करके बताना है कि सही कौन सा है। तो जो 17वीं सेंचुरी थी यानी 17वीं शताब्दी थी, उसके दौरान व्यापार के विस्तार के संबंध में कुछ कथन दिए। पहले वाले में कहा गया कि सड़क उपकर या राहदारी को अवैध घोषित किया गया और मुगल रुपया भारत और विदेशों में एक मानक सिक्का बन गया था और इस तरह भारत के व्यापार में मदद मिलती है। हुंडी के उपयोग से सामानों को स्थानांतरित करना और देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में धन को संचरित करना ये आसान हो गया था और मुगल शासन के तहत देश का राजनीतिक एकीकरण और व्यापक क्षेत्रों पर कानून व्यवस्था की स्थिति को स्थापित किया गया था। तो आप बताइए कि जो 17वीं सेंचुरी थी उस समय का इसमें से दौर कौन सा था? प्रश्न पूरा आपने देखा, विकल्प नीचे मौजूद है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि गलत हो, सब कुछ यहाँ पर सही है और इसीलिए हम डी का चयन करते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 17वें प्रश्न को देखिए। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से किसने एक जाति एक धर्म एक ईश्वर सभी के लिए ये आदर्श वाक्य दिया था? यहाँ पर देखकर बताइएगा। तो इसका जो विकल्प है देख लीजिए, राजा राम मोहन राय है, नारायण गुरु है, महादेव गोविंद रानाडे है, या इसमें से कोई नहीं है। स्वामी दयानंद सरस्वती का भी विकल्प है। तो ये प्रसिद्ध नारा किसका था? ये नारायण गुरु का था। उन्होंने कहा कि एक धर्म है, वन रिलीजन है, वन गॉड है और ये सभी कास्ट जितनी भी कास्ट है उन सब के लिए एक समान है, मतलब यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं। तो ये इनका नारा था और बाद में इनके जो शिष्य रहते हैं वो इन सभी को नकार देते हैं। नारायण गुरु जो थे वो भारत में एक आध्यात्मिक नेता और समाज सुधारक की हैसियत से काम कर रहे थे और केरल वाला क्षेत्र इनका कर्म क्षेत्र था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी वाला हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न संख्या 18, युवा बंगाल आंदोलन यानी यंग बंगाल मूवमेंट जो था इसके फाउंडर कौन थे? केशव चंद्र सेन थे, हेनरी विवियन डिरोजियो थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे, या इसमें से कोई नहीं? तो विकल्प बहुत आसान है, आराम से आप चुन सकते हैं। जो 1820 के आसपास का समय था उसमें हेनरी विवियन डिरोजियो जो हैं वो इसकी संस्थापना करते हैं और उनके विचार काफी हद तक कट्टरवादी थे, मतलब बहुत ही रेडिकल व्यू वाले वो थे और उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरणा लेकर इसको इस्टेब्लिश किया था। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वो कौन सा होगा? ये हेनरी विवियन डिरोजियो का होगा। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 19 में 2 स्टेटमेंट हैं और इस पर आपको विचार करके बताना है कि सही कौन सा है। तो पहले वाले में कहा गया कि 1757 में रॉबर्ट क्लाइव जो है इसने प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के खिलाफ ईस्ट इंडिया कंपनी का या जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी उसका नेतृत्व किया था और प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। तो आप बताइए कि इसमें से सही क्या है? प्रश्न पूरा आप देख रहे हैं और 2 स्टेटमेंट इसके हैं, सही आपको चुनना है। प्लासी का युद्ध एक निर्णायक युद्ध था। उस समय जो संभावनाएं या समझौता पत्र या एक दस्तावेज तैयार हो गया था जो कि ब्रिटिश शासन को इंगित कर रहा था, मतलब ये दर्शा रहा था वो डॉक्यूमेंट कि आगे भारत में ब्रिटिशों का ही रूल होगा। उस पर बक्सर के युद्ध में हस्ताक्षर हो जाता है, यानी वो एकदम से प्रूफ हो जाता है कि बस यही होने वाला है। फिलहाल इसमें से बताइए 19वां।
और 19वें का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। दोनों सही है इसमें। रॉबर्ट क्लाइव जो था ये ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से लीड कर रहा था और उधर से सिराजुद्दौला की सेना थी और वहां पर उसका जो सेनापति रहता है मीर जाफर, वो अंग्रेजों के साथ मिल जाता है और इसे धोखा देता है और सिराजुद्दौला मारा जाता है। और उसके बाद वहां जो बंगाल का पूरा क्षेत्र है उसे कंपनी कैप्चर कर लेती है और कठपुतली नवाब के तौर पर जो मीर जाफर है उसको यहाँ पे पद मिल जाता है। बाद में इसका जो भतीजा रहता है मीर कासिम, वो ऐसा नहीं रहता है, वो अंग्रेजों के खिलाफ रहता है, तो बक्सर के युद्ध में वो इनके खिलाफ लड़ता है। यहां तक हमने देखा, दोनों इसका सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 20। यहाँ पर 19वीं सेंचुरी की बात की जा रही है कि उसमें निम्नलिखित में से कौन से अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों के कड़े आलोचक थे। मतलब अंग्रेजों की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी उसका विरोध किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था, आरसी दत्त ने किया था, या जी सुब्रमण्यम अय्यर ने किया था। यहाँ पे लायर लिखा हुआ है, ये अय्यर है, ठीक है, ये आई है असल में। तो आगे चलते हैं, इसमें देख लीजिए कौन कौन से व्यक्ति थे जो कि अंग्रेजों की इकोनॉमिकल पॉलिसीज का विरोध कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा, यानी पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों ही तो विरोध कर रहे थे। वैसे ज़्यादा प्रबल विरोधी जो थे वो दादा भाई नौरोजी थे। उन्होंने अपना जो पूरा मत है वो दिया था और बताया था कि यहाँ से धन का बहिर्गमन हो रहा है, धन के बहिर्गमन के सिद्धांत के प्रणेता थे। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं, इसका डी वाला सही है। प्रश्न संख्या 21। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाइट्रस ऑक्साइड ज्यादातर उद्योग और कृषि में उत्सर्जित जो ग्लोबल वार्मिंग के वैश्विक उत्सर्जन है उनका 6% हिस्सा कवर करती है, ऐसे दिया हुआ है। और पश्चिमी और मध्य भारत क्षेत्र जो है वो सूखा प्रवण है। साथ ही साथ ये दिया है कि उत्तर प्रदेश और बिहार का जो मैदानी इलाका है वहां पे अक्सर भूकंप आते रहते हैं। तो आपको ये बताना है कि इसमें से जो स्टेटमेंट आपने देखे इसमें से करेक्ट कौन सा है। प्रश्न पूरा देख लीजिए और इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। सी का मतलब ये है कि पहला और दूसरा तो सही है, लेकिन यहाँ पर जो कहा गया कि जो क्षेत्र है, मतलब मध्य प्रदेश, माफ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश और बिहार वाला, यहाँ पे ज़्यादातर भूकंप आते हैं, ये सही बात नहीं है। हिमालयन जोन जो है वो काफ़ी सक्रिय प्लेट के तौर पे देखा जाता है और यहाँ पर ज़्यादातर भूकंप आते हैं। हालांकि अब भूकंप से प्रभावित होने वाला कोई भी क्षेत्र ऐसा भारत में नहीं बचा है जहाँ पे कंपन महसूस न किया जाता हो। कभी न कभी किसी न किसी क्षेत्र में भूकंप आते ही रहते हैं। दक्कन का जो प्लेटू था उसको एक स्टेबल पार्ट माना जाता था कि वहाँ पे भूकंप आने की संभावना नगण्य के बराबर है, लेकिन अभी वहाँ भी भूकंप की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। तो अंदर जो टेक्टोनिक मूवमेंट है वो लगातार चल रहे हैं। फिलहाल इसका सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न अर्थात 22वें को देखिए। यहाँ पर ISFR के बारे में कहा जा रहा है, 2019 की रिपोर्ट है। यहाँ पे वनावरण दिया है क्षेत्रवार और वनावरण दिया है प्रतिशतवार। तो कौन सा इसमें से ज़्यादा वनावरण रखता है प्रतिशत के हिसाब से और क्षेत्रफल के हिसाब से, वो आपको देखना है और उसमें से जो गलत डाटा है या असत्य है उसका चुनाव करना है। प्रश्न देख लीजिए। तो वनावरण में क्षेत्रवार जो दिया हुआ है उसे देख लीजिए। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है वनों का। उसके बाद सेकेंड पोजीशन अरुणाचल की है। उसके बाद जो इसमें थर्ड पोजीशन है वो छत्तीसगढ़ की है। उड़ीसा, महाराष्ट्र, ये क्रम है। उसके बाद जो वनावरण प्रतिशतवार है उसमें मिजोरम पहले स्थान पे है और मेघालय सबसे लास्ट में है। ये पूरे विकल्प को आप देख रहे हैं, मतलब मिजोरम, अरुणाचल, मेघालय, और प्रतिशत दिया हुआ है इसमें 85.4%, ये मिजोरम का है। इसके बाद अरुणाचल को आप देख रहे हैं, ये 79.63% है। मेघालय का 76.33 है। बताइए इसमें से कौन सा गलत है? जो गलत है वही आपको चुनना है और इसका जो करेक्ट आंसर है इसमें से कौन सा होना चाहिए? डी वाला होना चाहिए। कुछ भी गलत नहीं है, सभी कुछ सही है। डी को हम चुनते हैं और आगे चलते हैं। अगले प्रश्न को देखिए, 23वां। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पूर्व से पश्चिम तक सतपुड़ा क्षेत्र में पर्वतमाला का सही क्रम प्रस्तुत करता है? तो ये बड़वानी की पहाड़ियां मैकाल श्रेणी, महादेव श्रेणी वाला क्रम है, या महादेव श्रेणी पहले है उसके बाद मैकाल है फिर बड़वानी है, बड़वानी है महादेव है मैकाल है, इस प्रकार से है। तो क्रम दिया है, आप अरेंज करके देखिएगा। तो इसका जो अरेंजमेंट है वो डी वाला एकदम परफेक्ट है, जिसमें कहा गया है मैकाल रेंज, महादेव रेंज और फिर बड़वानी हिल्स। मतलब मैकाल श्रेणी जो है इसका क्रम अगर देखा जाए तो सतपुड़ा का ये पूर्वी हिस्सा है और छत्तीसगढ़ का जो कबीरधाम जिला है वहाँ पे स्थित है। बड़वानी को अगर देखा जाए तो ये मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में पड़ता है और सतपुड़ा रेंज का ये भी हिस्सा है और सतपुड़ा रेंज का जो उत्तरी हिस्सा है वहाँ पे महादेव की पहाड़ियाँ हैं। इस प्रकार से देखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसका जो ऑप्शन था वो कौन सा था? डी वाला हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 को देखिए। यहाँ पर कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी तंत्र तंग घाटी नहीं बनाता है? मतलब यहाँ पे जो नदियों के नाम दिए हैं उसमें से आपको चुनना है। नर्मदा नदी का तंत्र है, सोन नदी का तंत्र है, ताप्ती का तंत्र है या फिर चंबल का है? कौन सा सिस्टम है? तो इसमें अगर देखा जाए तो डी वाला हो जाएगा। ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें से 3 नदियाँ शुरुआती जो हैं, नर्मदा, सोन और ताप्ती, इनका जो सिस्टम है ये यहाँ पर इस प्रकार का काम नहीं करता है। तो करने वाली नदी कौन सी है? यहाँ पे नर्मदा, सोन और ताप्ती नदियों को देखा जाए तो ये दरार वाली घाटियों से होकर बहती है और जो तंग घाटी होती है जिसे कि रवैन कहा जाता है उसका निर्माण ये नहीं करती। नर्मदा और सोन नदियाँ ये अमरकंटक के पठार से निकलती हैं और जो विपरीत दिशा है, मतलब जिधर से निकल रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जिधर उन्हें ढाल मिलता है उधर बहती हैं और अंत में अरब सागर में जाकर गिर जाती। और ताप्ती नदी जो है ये जो मुल्ताई, बैतूल जिला है वहाँ से निकलती है। चंबल की अगर बात की जाए तो ये बहुत गहरी जो तंग घाटी है उसका निर्माण करती है, सकरी घाटी का निर्माण करती है। यहाँ बीहड़ जो क्षेत्र है वो बनते हैं। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। इसका डी वाला परफेक्ट था। प्रश्न संख्या 25 को देखिए। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी नर्मदा के बाएं किनारे से जुड़ने वाली सहायक नदियों में से नहीं है? तो ये बरनार है, दूधी नदी है, हिरन नदी है और तवा है। नर्मदा को बाईं तरफ से सपोर्ट करने वाली नदी इसमें से कौन सी नहीं है? देख लीजिए और इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। सी का मतलब ये हुआ कि इसमें जो हिरन नदी है वो इसको
बाईं ओर से, लेफ्ट बैंक से ज्वाइन नहीं करती है। ये किधर से सपोर्ट करती है? ये दाहिनी ओर से सपोर्ट करती है। ये दाहिनी ओर से मिलने वाली इसकी सहायिका है। बाएं किनारे से मिलने वाली जो नदियां हैं उसमें बरनार, बंजार, शेर, शक्कर, दूधी तवा, गजल, दोटी तवा, इसके अलावा कुंडी, देव, गोई, ये सब नदियां हैं। और बाएं इसमें दाहिने किनारे से सपोर्ट करने वाली जो नदियां हैं मतलब राइट साइड से, तो वो हिरन है, टिंडोनी है, बरना है, कनार, मान, ऊटी, हथनी, ये सब किधर से सपोर्ट करती है? दाहिनी ओर से। तो नर्मदा की दाएं और बाएं वाली जो सहायिकाएं हैं उनको याद रखिएगा। फिलहाल आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 26, यहाँ पर नेशनल हाईवेज के बारे में कुछ कथन दिए हैं, उसमें से एक गलत है और जो गलत है वही आपको चुनना है। तो पहले वाले में कहा गया, यहाँ ध्यान से देखिएगा, नेशनल हाईवे नंबर 52 ये इंदौर से जयपुर को जोड़ने वाले जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनकी संशोधित संख्या का नाम है। इनकी संख्या परिवर्तित होती रहती है, तो ये करेक्टिंग यहाँ पे ऑर्डर है उसके तौर पे देखा जा रहा है। इसके बाद नेशनल हाईवे नंबर 47 ये गुजरात में बामनबोर को महाराष्ट्र में नागपुर से जोड़ता है। और नेशनल हाईवे नंबर 3 जो है ये अटारी यानी अमृतसर के पास से पंजाब से निकलता है और लद्दाख के लेह में जाकर समाप्त हो जाता है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से नेशनल हाईवे नंबर 46 निकलता है और रीवा को जोड़ने वाला ये राष्ट्रीय राजमार्ग है। मतलब इस प्रकार से दिया हुआ है। तो आप बताइए कि इसमें से नॉट करेक्ट कौन सा है? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी वाला। इसमें नेशनल हाईवे नंबर 46 रन फ्रॉम ग्वालियर टू रीवा, मतलब ये ग्वालियर टू रीवा है और मध्य प्रदेश इसकी लोकेशन है, यही वाला गलत है। नेशनल हाईवे नंबर 46 ये ग्वालियर से बैतूल को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है। यहाँ पर जो रीजन है वो कौन सा होगा? ग्वालियर से रीवा नहीं होगा बल्कि ग्वालियर से बैतूल होगा। बाकी सब सही है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखिए। 27वां प्रश्न, मध्य प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान 78 अंश पूर्वी देशांतर के सबसे पास में है? यहाँ पे देखिए रायसेन है, जबलपुर है, खंडवा है और देवास है। इसमें से कौन सा होगा? तो जैसा आप देख रहे हैं इसका ए वाला सही होगा। रायसेन इसमें सबसे पास में है, या कोई और विकल्प होता तो उसे भी हम देख लेते, लेकिन रायसेन यहाँ निकटतम देखा जाता है। खंडवा, देवास इनकी लोकेशन इससे दूर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 28, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में लिंगानुपात 1000 से ज्यादा है? मतलब लिंगानुपात का मतलब ये होता है कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की आबादी। तो यहाँ महिलाएं पुरुषों की तुलना में कहाँ पर ज़्यादा है? बालाघाट में ज़्यादा है, अलीराजपुर में ज़्यादा है, या मंडला में, या इंदौर में? तो आप जानते हैं, आपने सेंसस 2011 अच्छे से देखा होगा। इसका ए वाला हो जाएगा। बालाघाट में ये जो लिंगानुपात है ये ज़्यादा है। मतलब अगर देखा जाए तो 1000 जो पुरुष हैं उन पर 1021 महिलाएं यहाँ पर पाई जाती। और उसके बाद अलीराजपुर को अगर देखें जो ठीक नीचे दिया है, तो यहाँ 1000 में से 1011 मतलब प्रति 1000 पुरुषों पर 1011 महिलाएं हैं। सभी यहाँ जो आप देख रहे हैं ये अच्छे खासे लिंगानुपात वाले क्षेत्र हैं, अर्थात जिले हैं, लेकिन सबसे अच्छा लिंगानुपात कहाँ पे है? वो बालाघाट में। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 29, यहाँ पर 4 स्टेटमेंट है, उसमें से सही कथन का आपको चुनाव करना है। तो जो चादर अपर्दन होता है यानी शीट इरोजन होता है, उसमें वर्षा की बूंदों और भूमि के ऊपर, यहाँ आप देख रहे हैं भूमि के ऊपर जो प्रवाह है उसके द्वारा मिट्टी की परतों का एक समान निष्कासन होता है। अपर्दन में क्या होता है? मिट्टी अपना स्थान छोड़ती है। और अतिचारण तब होता है जब पौधे की पर्याप्त रिकवरी के बिना विस्तारित अवधि के लिए गहन चराई के लिए उसे छोड़ दिया जाता है, यानी पशु लगातार चरते ही रहते हैं और घास वहां पे फिर से उगकर तैयार नहीं हो पाती, ऐसे दिया है। और इसमें जो तीसरा स्टेटमेंट है उसे देख लीजिए। जो विंड इरोजन होता है यानी पवन का कटाव होता है, हवा से मिट्टी कटती है, वह एक क्षेत्र से मिट्टी को हटाने के परिणाम स्वरूप भूमि की क्षति को संदर्भित करता है। और शुष्क और रेतीले क्षेत्र में इस प्रकार की जो कटाव है वो देखे जाते हैं जो समतल जमीन होती है वहां पर। और लास्ट में कहा गया कि मध्य प्रदेश में जो बंजर भूमि है और अवनालिका अपर्दन यानी बीहड़ और अवनालिका अपर्दन ये सब देखे जाते हैं। तो आप बताइए कि इसमें से करेक्ट क्या है? जो सही स्टेटमेंट है वो आपको चूज करना है। प्रश्न पूरा आपने देखा और प्रश्न संख्या 29 का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। डी का मतलब यह है कि सभी कुछ इसमें सत्य है, मतलब अपर्दन के बारे में दी हुई इंफॉर्मेशन एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। जब सब सही है तो इसमें ज्यादा समय लगाने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से किसे सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? तो ये सतपुड़ा की रानी यानी क्वीन ऑफ सतपुड़ा कौन कहा जाता है? ये तामिया है, पंचमढ़ी है, मांडू है या शिवपुरी है? तो आप जानते हैं कि पंचमढ़ी नाम का जो हिल स्टेशन है ये महादेव की पहाड़ियों में स्थित है, होशंगाबाद जिले का ये हिस्सा है और सतपुड़ा क्षेत्र का ये हिस्सा ही है। तो इसी को सतपुड़ा की रानी के नाम से जाना जाता है। इसे आप देख रहे हैं, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो पंचमढ़ी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न यानी 31वां आप देख रहे हैं। तो कान्हा बाबा का मेला, कान्हा बाबा का मेला यानी फेयर ऑफ कान्हा बाबा, इसको ऑर्गेनाइज कहाँ पर किया जाता है? क्षेत्र बताना है आपको, रीवा, बड़वानी, होशंगाबाद या इसमें से कोई नहीं। तो इसका डी हो जाएगा, नॉन ऑफ द एबव, इसमें से कोई नहीं। मध्य प्रदेश का जो हरदा जिला है वहाँ पे सोदलपुर नाम का गांव है और वहीं पर कान्हा बाबा नाम का जो मेला है वो लगता है। और ये एक प्रसिद्ध संत थे कान्हा बाबा जो कि चमत्कार किया करते थे और 300 वर्षों से ये जो समाधि इनकी है, मतलब यहाँ पे इनका पूरा समाधि स्थल है, वहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है, काफी पुराना है। तो इसमें से कोई नहीं है। क्षेत्र कौन सा होगा? हरदा जिला होगा। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न यानी 32वें में कहा गया है जे कोहरे में है और त्रिकाल संध्या, ये लिटरेरी वर्क है। तो ये किसका लिटरेरी वर्क है ये आपको बताना है। हबीब तनवीर का है, हरिशंकर परसाई का है, भवानी प्रसाद मिश्रा का है या फिर बालकृष्ण शर्मा नवीन का है? इसमें से किस साहित्यकार के द्वारा इन दोनों को लिखा गया है? पहले है जे कोहरे में है और त्रिकाल संध्या, ये आपने देखा। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, भवानी प्रसाद मिश्रा के द्वारा इसे लिखा गया है। इसका सी वाला ऑप्शन परफेक्ट होगा। भवानी प्रसाद मिश्रा ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में पैदा हुए थे
और 29 मार्च 1914 को इनका जन्म हुआ था। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में इनका देहांत होता है 1985 में। इनके द्वारा बहुत सारी रचनाएं लिखी गई हैं, जिसमें कि आप त्रिकाल संध्या को देख रहे हैं। इसके अलावा तुस्की आग है, बुनी हुई रस्सी है, सतपुड़ा के घने जंगल है, पहिल पैन है, घर की याद है। इस प्रकार से कविता और काव्य गद्य वगैरह इन्होंने लिखे थे। और 1972 की जो बात है, उस समय इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा जाता है। इसके बाद 33वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न संख्या 33। यहाँ देख लीजिए, दौलत खां लोधी के बारे में कहा जा रहा है कि दौलत खां लोधी बुरहानपुर के मकबरे के बारे में कुछ कथन दिए हैं, उन पर आपको विचार करना है। यानी कॉन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू टॉम्ब ऑफ दौलत खां लोधी, और ये बुरहानपुर का है। तो इस मकबरे में ईंटें और चूने का इस्तेमाल किया गया है, मतलब ईंटों को चूने की सहायता से जोड़ा गया है और बड़ी सी चहारदीवारी बनाई गई। और यह मुगल शैली और बुरहानपुर की जो अनूठी वास्तुकला है उसका मिक्सचर है। तो इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ये आपको बताना है। देखिए, ये जो 33वां क्वेश्चन है इसका सी हो जाएगा, इसमें दोनों सही है। यहाँ अगर देखा जाए तो इस मकबरे में ईंट और चूने का इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ी सी बाउंड्री बनाई गई है, मेहराब बनाई गई है, प्रवेश द्वार जो है वो फूलों की सजावट वाला है, और इसके पीछे एक मस्जिद भी है, ये आप जानते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 34। प्रश्न संख्या 34 में कहा गया कि शेख रमजान 42वीं पैदल सेना बटालियन का सूबेदार था, जिसने कि 1857 में सागर जिले में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। और दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि फाजल मोहम्मद खां, इन्होंने भोपाल से मुख्य आंदोलन का नेतृत्व किया था और 1857 में स्वतंत्रता के पहले संघर्ष के दौरान इन्होंने अपना आत्मत्याग किया था, यानी बलिदान किया था। तो आप बताइए कि इसमें से गलत क्या है। ये जो पूरा स्टेटमेंट है, पूरा प्रश्न है, इसमें से गलत का चुनाव आपको करना है। देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला, इसमें से कुछ भी गलत नहीं है, दोनों के दोनों सही हैं। फाजिल मोहम्मद खां ये भोपाल से मुख्य आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे और इनके भाई थे। यहाँ अगर देखा जाए तो इन्होंने बचाव को मजबूत किया और अपने भाई नवाब आदिल मोहम्मद खां के साथ एक बड़ी सी सेना बनाई। शुरुआत में अंग्रेजों को ये भगाने में सफल होते हैं, लेकिन बाद में अंग्रेज हावी हो जाते हैं तो इन्हें पकड़कर फांसी दे देते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 35। मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जिले में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। किस जिले में कौन सा मिनरल मिलता है ये आपको पता होना चाहिए। तो टंगस्टन है, कोल है, कॉपर है, डोलोमाइट है और लेड है। इसमें से कौन कौन सा होशंगाबाद में पाया जाता है, देखकर बताइए। प्रश्न आपने देखा और इसका डी हो जाएगा, ये सभी होशंगाबाद में प्राप्त होते हैं। होशंगाबाद मध्य प्रदेश का जिला है और पहले इस शहर को नर्मदापुरम कहा जाता था। नर्मदा नदी के नाम से इसका नाम नर्मदापुरम था और बाद में इसका नाम मालवा के पहले शासक होशंग शाह के नाम पर बदलकर होशंगाबाद कर दिया गया। ये कुछ चीज़ें। और होशंगाबाद जिला ये मध्य प्रांत और बरार का जो निर्बुदा है, यानी नर्मदा प्रभाग, उसका हिस्सा माना जाता है। टंगस्टन, कोयला, तांबा, डोलोमाइट, सीसा, माइका, ये भी यहाँ पर प्राप्त होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसका डी वाला सही है। प्रश्न संख्या 36। जनगणना 2011 के हिसाब से मध्य प्रदेश में जो ग्रामीण आबादी है उसका प्रतिशत कितना है। रूरल जो पॉपुलेशन है, अर्बन और रूरल आप दोनों आपको पता होना चाहिए। तो फिलहाल जो रूरल पॉपुलेशन है वो कितनी है, ये 72.1 है, 72.2 है, या 72.3 है, या 72.4 है। मतलब दशमलव के बाद के आंकड़ों को भी आपको दिमाग में रखना होगा। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। डी का मतलब यह है कि 72.4 इतनी है टोटल ग्रामीण आबादी। और शहरी आबादी कितनी है, तो वो 27.6, इसका प्रतिशत 27.6%। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 37। यहाँ पर दो स्टेटमेंट है और इसको देखकर आपको जो करेक्ट है वो चूज करना है। तो पहले वाले में कहा गया कि कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र का जो मुख्यालय है वो भोपाल में स्थित है और हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल मेज एंड व्हीट रिसर्च सेंटर ये कहाँ पे है, ये खमरिया में है। तो आप बताइए इसमें से सही क्या है। इसे अगर देखा जाए तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, दोनों सही है, इसमें कुछ गलत नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 38। यहाँ पर दो स्टेटमेंट है। पहले वाले में कहा गया कि जो मिनरल्स हैं वो नेचुरली प्राप्त होते हैं इनऑर्गेनिक जो सॉलिड्स होते हैं उनसे, मतलब खनिज जो है वो स्वाभाविक रूप से क्रिस्टलीय संरचना के रूप में प्राप्त होते हैं और इनका एक निश्चित रासायनिक सूत्र होता है और ये अकार्बनिक ठोस होते हैं। ये कैसे होते हैं, ये इनऑर्गेनिक सॉलिड होते हैं। और अयस्कों में, चट्टानों में पाए जाने वाले रसायनों की सांद्रता ज़्यादा होती है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, और आर्थिक रूप से इस्तेमाल करने के लिए अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पे मिनरल और ओर के बारे में दिया हुआ है, तो इसमें से जो करेक्ट है वो आपको चूज करना है। पूरा प्रश्न आपने देखा। देखिए, इसका अगर देखा जाए तो दोनों सही है, बोथ इसका जो सेलेक्ट होगा उसे मानेंगे, दोनों सही होगा इसमें। आगे बढ़ते हैं, अयस्कों में, चट्टानों में पाए जाने वाले जो केमिकल्स होते हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है, ये आप जानते हैं। अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या 39। शक्कर नदी का उद्गम और अंत कहाँ पर होता है। शक्कर रिवर के बारे में आपने पीछे देखा, तो अमरवाड़ा छिंदवाड़ा वाला जो क्षेत्र है वहाँ से होता है और अंत में जाकर ये नर्मदा को सपोर्ट करती है। मुंडारा गांव शिवनी से ये जन्म लेती है और वर्धा नदी को सपोर्ट करती है। पंचमढ़ी से इसकी पैदाइश होती है और ये नर्मदा को जाकर सहयोग करती है। या धार जिला जो है वहाँ से ये निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाकर समाहित हो जाती है। तो ये देख लीजिए, आप जानते हैं कि ये नर्मदा की सहायिका है। तो शक्कर नदी जो है ये नर्मदा की एक सहयोगी है और अमरवाड़ा जो छिंदवाड़ा वाला क्षेत्र है वहाँ से ये जन्म लेती है और अंत इसका कहाँ पर होता है, नर्मदा में होता है। नर्मदा में ये जो गाडवारा वाला क्षेत्र है वहां जाकर मिल जाती है। तो इसका जो पहला वाला ऑप्शन है वो सही होगा। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 40। रामतनु पांडे के परामर्शदाता और गुरु कौन थे। रामतनु पांडे का मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पे किसका नाम लिया जा रहा है, तानसेन का नाम लिया जा रहा है। तो इनके गुरु कौन थे ये पूछा जा रहा है। ये रामचंद्र बघेला थे, अलाउद्दीन खां थे, मोहम्मद गौस थे, या इसमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि ये मोहम्मद गौस थे जो कि इनके गुरु की हैसियत से यहाँ देखे जाते हैं। तो इसका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा जिसे कि हमने देखा। और रामतनु पांडे को ग्वालियर के शासक ने तानसेन की उपाधि दी थी। इनका नाम जो तानसेन है
वो किसके द्वारा रखा गया था? ये ग्वालियर नरेश का दिया हुआ नाम है, अकबर का नहीं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 41वां, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट है, उसमें से सही आपको चुनना है। तो पहले वाले में कहा गया कि द मध्य प्रदेश हाई कोर्ट हैज सेक्शन जज स्ट्रेंथ ऑफ 53, मतलब इसमें जो न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या है वो कितनी है, उसे सेक्शन किया गया है 53 सीट। और उच्च न्यायालय की जो मुख्य सीट है, मतलब प्रमुख सीट है, वो जबलपुर में है। सर्किट बेंच जो इसकी है वो इंदौर और ग्वालियर में। जो सर्किट बेंच है वो कहाँ पे है? इंदौर और ग्वालियर में। बताइए कि ये जो हाई कोर्ट के बारे में स्टेटमेंट है, इसमें से सही कौन सा है? तो इसमें अगर देखा जाए तो दोनों ही सही है, दोनों में कोई बुराई तो है नहीं। 2 जनवरी 1936 को जो लेटर्स पेटेंट होता है उसके द्वारा नागपुर उच्च न्यायालय के रूप में इस्टेब्लिश किया गया था। और भारत सरकार अधिनियम 1935 की जो धारा 108 है उसके तहत इसे जारी किया गया था। तो ये सब प्रावधान पीछे के हैं, फिलहाल इसका दोनों सही। इसके बाद 42 को देखते हैं। वर्ष 2020 में मुख्यमंत्री के रूप में कमलनाथ जी के इस्तीफे की तारीख तक मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर कौन थे? बहुत ही नाटकीय रवैया जो पिछले साल है उनमें रहा है। मतलब कमलनाथ यानी कांग्रेस वाली सरकार थी और उसके बाद एकाएक सत्ता का परिवर्तन होता है। मतलब जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं वो एकदम से किनारा कस लेते हैं और उसके बाद दल बदल शुरू हो जाता है और अंत में शिवराज सिंह चौहान जो है वो बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। तो ये सब तो चीज़ें हैं राजनीतिक, लेकिन आपको ये बताना है कि उस समय तक, उनकी इस्तीफे की तारीख तक, वो जल्दी इस्तीफा देने को तैयार ही नहीं हो रहे थे, अंत में मजबूर होकर देते हैं। तो उस समय तक विधानसभा के स्पीकर कौन थे? ये प्रजापति जी थे, मतलब एन के प्रजापति, या फिर गिरीश गौतम थे, या फिर सीताचरण शर्मा थे, या प्रजापति एन पी प्रजापति थे। एन के प्रजापति और एन पी प्रजापति 2 नाम है, तो ध्यान दीजिएगा। और इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। ये एन पी प्रजापति थे। एन पी प्रजापति का पूरा नाम है नर्मदा प्रसाद प्रजापति और वर्ष 2020 में मुख्यमंत्री के रूप में कमलनाथ जी के इस्तीफे की तारीख तक यही विधानसभा के स्पीकर थे। वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में गिरीश गौतम है। और डॉक्टर सीताचरण शर्मा को अगर देखा जाए तो 2014 से लेकर 2020 तक मध्य प्रदेश की विधानसभा के ये अध्यक्ष थे। इस प्रकार से हमने देखा। इसके बाद 43वें को देखिएगा। इसमें कहा गया कि संविधान संसद को यह अधिकार देता है कि वह कानून के द्वारा एक राज्य में दूसरा सदन बना सकता है यदि राज्य की विधानसभा विशेष बहुमत से उस आशय का प्रस्ताव पारित करती है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। तो यह प्रावधान जो है ये किस अनुच्छेद में दिया गया है ये आपको बताना है। मतलब ये एक पूरा प्रोविजन है और ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है कॉन्स्टिट्यूशन में। इसे अगर देखा जाए तो इसका ए वाला सही है। आर्टिकल 169 यानी 169वां जो अनुच्छेद है उसमें इस प्रकार का प्रावधान किया गया है। ये आपने देखा और इसे आप इसमें देख सकते हैं। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 44, मध्य प्रदेश का जो वित्त निगम है यानी फाइनेंस कॉर्पोरेशन है उसकी लोकेशन आपको बतानी है, कौन सा होगा? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। ये इंदौर में स्थित है और इसे जो वित्तीय निगम अधिनियम है राज्य का 1951 वाला, उसके तहत 1955 यानी 1954 में स्टैब्लिश किया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से जो कथन दिए हैं उस पर आपको विचार करना है और बताना है कि कौन सा सही है। तो इसे अच्छे से देख लीजिए। एक जिला न्यायाधीश के रूप में तब कार्य करता है जब वह सिविल मामलों को सुनता है, और जो जिला न्यायाधीश होता है वो आपराधिक मामलों को सुनते हुए एक सत्र न्यायाधीश के रूप में काम करता है। ये आप देख रहे हैं। तो बताइए इसमें से सही कौन सा है? प्रश्न आपने देखा और इसका भी सी हो जाएगा, दोनों सही है। इसमें जो कहा गया है डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में कि वो एक्ट करता है एक डिस्ट्रिक्ट जज की हैसियत से जब वो सिविल मैटर्स को देखता है, और जब वो जितने भी क्रिमिनल मैटर्स होते हैं उनको देखता है तो वो सेक्शन जज की हैसियत से काम करता है। तो इसका सी वाला सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 को देखिएगा। गोंड जनजाति का लोक नृत्य इसमें से कौन सा है? तो यहाँ पे टीना है, गोचो है या गोको इसको कहा जाता है, और गेंदी है। बताइए इसमें से कौन सा होगा? तो इसमें अगर देखा जाए तो डी वाला हो जाएगा। ये तीनों ही यहाँ पे इसके लोक नृत्य के तौर पे यानी गोंड जनजाति के लोक नृत्य के तौर पर देखे जाते हैं। टीना, गोंचो, गेंदी ये सब है। इसके बाद आगे चलते हैं और ये मध्य प्रदेश की जनजाति है, ये बताने की आवश्यकता ही नहीं है। निम्नलिखित में से किसे सामाजिक कार्य क्षेत्र के लिए 2020 के पद्मश्री से सम्मानित किया गया? ये पुरुषोत्तम दाधीच है, अब्दुल जब्बार है, या फिर नेमनाथ जैन है, या लीला जोशी है। तो आप जानते हैं कि ये किसका नाम है? ये बी वाला होगा, अब्दुल जब्बार। नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखते हैं। 48, मध्य प्रदेश सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री कौन है वर्तमान में? तो ये सब अपॉइंटमेंट है, आपको पता है, ये डी वाला हो जाएगा। इसमें डॉक्टर मोहन यादव जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। मोहन यादव ये शिक्षा मंत्री हैं और बाकी जो विकल्प आप देख रहे हैं जैसे प्रभुराम चौधरी हैं तो ये सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री की हैसियत से काम कर रहे हैं। ये राज्य स्तरीय है, ये ध्यान दीजिएगा। प्रेम सिंह पटेल जो है ये पशुपालन, सामाजिक न्याय और विकलांग कल्याण मंत्री हैं, इन्हें आप देख रहे हैं। और विश्वास सारंग जो है ये चिकित्सा शिक्षा मंत्री, और इसके अलावा भोपाल गैस कांड जो था उससे राहत और पुनर्वास के मंत्री की हैसियत से भी काम कर रहे हैं। तो फिलहाल हमारा जो इसमें से विकल्प है वो डॉक्टर मोहन यादव का होगा। और अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 49, और इसमें कहा गया कि निम्नलिखित जो कथन है उस पर विचार कीजिए और इसमें से जो सही है उसका चुनाव कीजिएगा। तो स्टेटमेंट देख लीजिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा 28 मई 2020 को रोजगार सेतु नाम की जो योजना है उसको स्टार्ट किया जाता है। और सेकेंड स्टेटमेंट ये कहता है कि मध्य प्रदेश सरकार ने बेरोजगार प्रवासियों के लिए उनके कौशल से संबंधित क्षेत्र में पंजीकरण और रोजगार खोजने हेतु MP रोजगार सेतु पोर्टल नाम का जो पोर्टल है उसको लॉन्च किया है। इस प्रकार से 2 स्टेटमेंट है। तो आपको ये बताना है कि करेक्ट कौन सा है। प्रश्न आपने देखा और इसका भी सी ही होगा, दोनों सही है। यहाँ पे जो रोजगार सेतु योजना है उसको लॉन्च किया जाता है चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश के द्वारा, और डेट है 28 मई 2020। और मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट है वो लॉन्च करती है एक पोर्टल को भी जिसका नाम है MP रोजगार सेतु पोर्टल, और ये अनएम्प्लॉयड जो माइग्रेंट्स हैं उनके रजिस्ट्रेशन के उद्देश्य से लॉन्च किया जाता है। ये सब आपने देखा, तो इसका जो दोनों वाला विकल्प है वही सही होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं।
50वां अर्धशतक हमने लगा लिया है। तो निम्नलिखित में से किसे तानसेन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो बताइए ये पंडित सतीश व्यास है या फिर ये विद्याधर व्यास है या मंजू मेहता है या इसमें से कोई भी व्यक्ति नहीं। देख लीजिए। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए वाला हो जाएगा, ये सतीश व्यास है, पंडित सतीश व्यास। यही जो है ये तानसेन पुरस्कार 2020 के प्राप्त करता है और ये एक संतूर वादक है। संतूर नाम का जो वाद्य होता है उसको बजाने का काम करते हैं। 51 को देखिए, यहाँ पर 4 अलग अलग चीजें दी हुई हैं। ये पठार और रिज है, मतलब यहाँ पे प्लेटू और रिजेस के नाम दिए हैं। अब ये किस क्षेत्र में पड़ती हैं, कौन से महासागर के अंडर पड़ती हैं, ये आपको बताना है। तो टेलीग्राफिक पठार अटलांटिक महासागर, कोको रिज प्रशांत महासागर, यहाँ पर आप देख रहे हैं क्रम से। इसके बाद वाल्विस रिज जो है ये अटलांटिक महासागर, अगुलहास बेसिन जो है ये हिंद महासागर। रिज बेसिन और प्लेटू के नाम दिए हैं। बताइए इसमें से कौन सा जो पेयर है वो करेक्ट है। यहां पर जोड़ी आपको सही वाली चुननी है, करेक्ट वाला। देख लीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 51 का डी हो जाएगा। इसमें जितने हैं वो सभी करेक्ट हैं। मतलब अगर देखा जाए तो टेलीग्राफिक पठार जो है ये अटलांटिक महासागर ग्रीनलैंड के पास में है। कोको रिज इसमें आप देख पा रहे हैं ये पैसिफिक ओशियन है यानी प्रशांत महासागर है। इसी प्रकार से वाल्विस और अगुलहास को आप देख रहे हैं। और मध्य महासागरीय जो चोटियां हैं वो डाइवर्जेंट प्लेट सीमाओं का परिणाम है। और ये सभी जो जोड़े आप देख रहे हैं ये चोटी के उदाहरण है, ऐसा आपने देखा। तो कुल मिलाकर इसका जो विकल्प है वो डी वाला होगा। अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या 52। इसमें ये कहा गया कि विथ रेफरेंस टू नेशनल पार्क इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो हेमिस नेशनल पार्क जो है ये हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क के तौर पे देखा जाता है और ये लद्दाख में स्थित है। वर्तमान में जो केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, वहाँ पे इसकी लोकेशन है और यहाँ पे स्नो लेपर्ड जो है उसका संरक्षण होता है। तो आप बताइए कि इसमें से हेमिस नेशनल पार्क के बारे में जो स्टेटमेंट दिए हैं सही कौन सा है। प्रश्न आपने देखा और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से हो जाएगा सी वाला। सी का मतलब यह है कि दोनों सही है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान के बारे में ये इन्फॉर्मेशन एकदम परफेक्ट है। लद्दाख में ये काफी ऊंचाई वाले क्षेत्र पर स्थित है और विश्व में अपने हिम तेंदुओं के लिए ये प्रसिद्ध है। और दुनिया में किसी भी संरक्षित क्षेत्र से सबसे अधिक घनत्व में तेंदुए यानी जो स्नो लेपर्ड है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। और यह जो पार्क है ये उत्तर में सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। इसकी स्थापना 1981 में की जाती है, 1981 का है। और इसके बाद अगर देखा जाए तो हिमालय का जो वृष्टि छाया क्षेत्र है यानी शैडो जोन है वहां पे ये पाया जाता है। तो शैडो जोन में वर्षा ज्यादा नहीं होती है, आपको पता ही है। इसके बाद अगले प्रश्न को देख, प्रश्न संख्या 53 को देखिए। यहाँ पर बोला गया कि जावर खनन क्षेत्र जिंक और सीसा के लिए प्रसिद्ध है। जावर माइनिंग एरिया जो है वो फेमस है जिंक और लेड के लिए। और झारखंड के पूर्वी जो सिंहभूम का क्षेत्र है वहां पे मुसाबनी खनन क्षेत्र ये कॉपर खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो आप बताइए कि ये जो 2 स्टेटमेंट है इसमें से करेक्ट कौन सा है। यहाँ भी आपको जो सही विकल्प है वही चुनना है। प्रश्न पूरा आपने देखा। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। इसमें भी दोनों सत्य हैं। अभी तक हम जितने भी इस प्रकार के प्रश्नों को देख रहे हैं प्राय उनमें सी वाला ही होता है। और नहीं तो अगर पूछेगा कि इनकरेक्ट बताइए तो डी वाले को हम चुन लेते हैं। फिलहाल इसमें जानकारी से मतलब है तो दोनों सही है। जावर माइनिंग एरिया जो है ये जिंक और लेड दोनों के लिए फेमस है, दोनों का नाम याद रखिएगा। और साथ ही साथ ये जो मूसाबनी माइनिंग एरिया आप देख रहे हैं ये पूर्वी सिंहभूम झारखंड में पड़ता है और ये कॉपर माइनिंग के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 54। यहाँ पे वन्य जीव अभ्यारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम दिया है और उसकी लोकेशन दे रखी है। तो डालमा, इसे मिलान करके आपको देखना है कि कौन सा कोड इसमें परफेक्ट होता है। तो डालमा है, नेयार है, चंद्रप्रभा है और भीम बांध है। और यहाँ झारखंड, केरल, उत्तर प्रदेश और बिहार की लोकेशन दी है। बताइए कौन सा किससे मेल खाएगा। इसमें अगर देखा जाए तो इसका जो मैचिंग है वो बी वाला सही होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब कुछ करना नहीं था, ये पहले से ही मैच है। डालमा कहाँ पे है? झारखंड में है। नैयार जो है वो केरल में है। चंद्रप्रभा जो है ये उत्तर प्रदेश में है और जो भीम बांध आप देख रहे हैं ये बिहार में है। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 55। जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है यानी स्वर्णिम चतुर्भुज, ये भारत के शीर्ष महानगरीय जो शहर है उनको जोड़ने वाले राजमार्गों का एक नेटवर्क है। इसके बारे में दिया हुआ है। तो इसमें कौन कौन से शहर शामिल हैं ये आपको देखना है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, इसमें से कौन से शहर होंगे। तो आप जैसा कि देख रहे हैं इसका डी वाला हो जाएगा। ये जो 5 आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी शहर इसमें जोड़ने का मतलब इन्हें जोड़ने की जो बातें हैं वो कही गई हैं। इसका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। वैसे स्वर्णिम चतुर्भुज के बारे में अगर देखा जाए तो भारत के जो 4 प्रमुख शहर हैं जैसे कि दिल्ली उत्तर में हो गया, कोलकाता पूर्व में हो गया, मुंबई पश्चिम में और चेन्नई दक्षिण में, उनको जोड़ने वाला ये चतुर्भुज बनाता है। इसे आपने देखा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो बेंगलोर इसमें कहाँ से घुस गया? बेंगलोर और चेन्नई वो इसकी रेंज में आता है, इसलिए यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद अगले प्रश्न को देख, यहाँ दिया हुआ है कि यह त्रयंबक का पठार जो है वहां से निकलती है। नदी के बारे में कहा जा रहा है। ये नदी जो है ये त्रयंबक के पठार से निकलती है और इसकी जो कुल लंबाई है वो 1465 किलोमीटर है। ध्यान दीजिएगा, यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसे वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। तो ये नदी है कौन सी? कृष्णा है, भीमा है, वेन गंगा है या गोदावरी है? तो जग जाहिर बात है कि वृद्ध गंगा किसको कहा जाता है। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, इसे साउथ की गंगा भी कहा जाता है, ये गोदावरी है। ये त्रयंबक पठार जो है, त्रयंबक प्लेटू महाराष्ट्र का, वहां से निकलती है और इसे वृद्ध गंगा के साथ साथ दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी वाला हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 57। तेलंगाना कितने अन्य राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो ये जो राज्य है ये आंध्र से अलग हुआ है और इसकी राजधानी हैदराबाद है। फिलहाल कितने राज्यों के साथ ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है बताइए। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा। सी का मतलब यह है कि 5 राज्यों के साथ ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है। मतलब अगर देखें इसमें तो महाराष्ट्र, उत्तर पूर्व
इसमें अगर दिशाओं के हिसाब से देखा जाए तो उत्तर में महाराष्ट्र, उत्तर पूर्व में छत्तीसगढ़ ओडिशा, दक्षिण और दक्षिण पूर्व में अगर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश ही है, उसके साथ साथ कर्नाटक में पश्चिम से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है, तो कुल मिलाकर 5 होते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं 58वां। कयाल क्या चीज़ है? तो ये गायन शैली है, रेगुड़ मिट्टी का नाम है, ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, या लैगून ऑफ केरला है। कयाल किसको कहा जाता है? तो ये ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है, ये तो आप जानते ही हैं। इसमें से डी वाला हो जाएगा, मतलब लैगून ऑफ केरला। कयाल क्या है? ये केरला का लैगून है। कयाल झील के लिए एक मलयालम शब्द है, मतलब ये कयाल शब्द कहाँ से लिया गया है? मलयालम भाषा से लिया गया है। ये एक लैगून झील है असल में। लैगून पानी का एक उथला भाग होता है, इसमें रीफ्स होती हैं, बैरियर द्वीप होते हैं, मतलब पानी थोड़ा सा अलग हो जाता है, समुद्र से अलग हो जाता है। तो समुद्र का पानी है तो खारा पानी होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कभी कभी जो प्रवाल होते हैं वो भी ये काम करते हैं, बीच में अपनी भित्ति बना लेंगे, बाउंड्री बना लेंगे, तो पानी उस पार नहीं जा पाता। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं कहा गया है कि इसका उपयोग त्वचा की देखभाल, साबुन या डिटर्जेंट के निर्माण में किया जाता है, मतलब स्किन केयर के लिए यूज होता है, साथ ही साथ सोप मैन्युफैक्चरिंग और डिटर्जेंट बनाने में भी इस्तेमाल होता है। इसके फूलों का उपयोग भारत में एक मादक पेय के उत्पादन में किया जाता है। ये एक वनस्पति के बारे में कहा जा रहा है, तो उस वनस्पति का नाम आपको नीचे से ढूंढना है। यह शुष्क वातावरण के लिए अनुकूलित है और भारत में जो उष्णकटिबंधीय मिश्रित पर्णपाती जंगल है, यानी यहाँ कहा जा रहा है ट्रॉपिकल मिक्स डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में, उसमें ये प्राप्त होता है। तो आप बताइए कि ये किस पौधे के बारे में कहा जा रहा है? ये एलोवेरा है, ताड़ी है, महुआ है या गन्ना है? इसमें से कौन सा होगा? देख लीजिए और बताइए। तो इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसका सी वाला होगा, ये महुआ है। महुआ का पेड़ ये काफ़ी पुराना, मतलब भारतीय परंपरा का वृक्ष है और देशज है। इससे इसका जो रस होता है, महुए के फल होते हैं, उससे मादक पदार्थ भी बनाया जाता है, और फूल जो होते हैं उससे भी मादक पदार्थ बनता है। फल जो होता है उसको कोयना कहा जाता है, उससे भी मादक पदार्थ बनता है। वो नशीला होता है लेकिन वो कम होता है और फूल में ज़्यादा मादकता होती है। वैसे ही इससे डिटर्जेंट आदि बनाने का भी काम किया जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। तो इसमें जो अगला प्रश्न है उसे देख लीजिएगा। ये है आपका 60वां 2011 का सेंसस। इसके हिसाब से भारत का जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी थी? 325 थी, 350 थी, 382 थी, 385 थी। तो आप जानते हैं कि जो यहाँ स्क्वायर किलोमीटर वाला एरिया होता है उसके हिसाब से व्यक्तियों की संख्या को इसमें देखा जाता है। तो यहाँ अगर देखा जाए तो इसका सी वाला ऑप्शन होगा, यानी 350 टोटल। ये है पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व। ये प्रति इकाई क्षेत्रफल जो होता है उसमें लोगों की संख्या के तौर पर देखा जाता है। और सबसे अधिक जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो यहाँ अगर देखा जाए तो राज्यवार बिहार में है, मतलब बिहार में अगर देखा जाए तो 1106 प्रति वर्ग स्क्वायर किलोमीटर ये है पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी बहुत ज़्यादा आबादी है और सघन है। इसके बाद चलते हैं आगे, प्रश्न संख्या 61। यहाँ पर कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी अरुणाचल प्रदेश की जो विधानसभा है उससे जुड़ा हुआ कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम है? यहाँ पर आप देख रहे हैं 35वां, जिसकी डेट है 1975, 37वां है 1975, 38वां है 1975 और 41वां है 1976। आप बताइए कि इसमें से कौन सा होगा? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी वाला हो जाएगा। 37वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 1975 का, उसके तहत ये प्रावधान किया जाता है। और 35वां जो इसमें संशोधन अधिनियम है वो सिक्किम को भारत संघ के हिस्से के तौर पे अडॉप्ट करता है। वैसे ही आप देखिए तो इसमें राष्ट्रपति और राज्यपालों की जो शक्तियां हैं उनको बढ़ाने वाला जो संशोधन है वो कौन सा है? ये 38वां है। 41वें में जो लोक सेवा आयोग और मतलब केंद्रीय लोक सेवा आयोग, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है या इस तरह के राज्य लोक सेवा आयोग है उनके बारे में है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है, इनमें जो सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु होती है उसको बढ़ाने का प्रावधान किया जाता है। तो फिलहाल वो सब अलग है, इसका जो बी वाला है वो सही हो जाएगा, 37वां है। अगले प्रश्न को देखते हैं, 62वें को देखिए। कॉन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, यानी सीसीएस के बारे में कहा जा रहा है। तो 2 स्टेटमेंट है। पहले वाले में कहा गया, यहाँ आप देख लीजिए, केंद्र सरकार की कैबिनेट सुरक्षा समिति यानी सीसीएस ये भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र में वरिष्ठ नियुक्तियों पर चर्चा, बहस और अंतिम निर्णय देने वाली संस्था है। और दूसरे वाले में कहा गया कि कैबिनेट सुरक्षा समिति की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए के द्वारा की जाती है। तो इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ये आपको चूज करना है। पूरा प्रश्न आपने देखा और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए वाला हो जाएगा। ए का मतलब ये हुआ कि सिर्फ पहला वाला सही है, जिसमें कहा गया है कि कैबिनेट कमेटी जो है उसके विषय में कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र में वरिष्ठ नियुक्तियों पर चर्चा, बहस और अंतिम निर्णय का काम करती है। लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अध्यक्षता भारत का प्रधानमंत्री करता है। तो बी वाला मतलब दूसरा वाला गलत है, पहला वाला सही है, इसलिए हम इसमें चुनते हैं ए को। ए वाला इसका सही होगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 63 को देखिएगा। इसमें यह कहा जा रहा है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है और उस समिति में शामिल होने वाले जो व्यक्ति हैं उसमें मुख्यमंत्री जो कि समिति का अध्यक्ष होता है वो होता है, विधानसभा का अध्यक्ष होता है, गृह मंत्री होता है और विधानसभा में विपक्ष का नेता होता है। यहाँ वही चीज कही गई है कि चीफ मिनिस्टर, चेयरपर्सन ऑफ कमेटी, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर, उसके बाद नीचे दिया हुआ है लीडर ऑफ अपोजिशन इन लेजिस्लेटिव असेंबली। बताइए इसमें से कौन कौन से? तो इसमें अगर देखा जाए तो डी वाला हो जाएगा। ये सभी तो इसमें होते हैं, मतलब यहाँ अगर देखा जाए तो जो यहाँ मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम है ये 1993 का है। उसकी धारा 22 के हिसाब से राज्य मानवाधिकार जो आयोग है उसकी नियुक्ति का प्रावधान होता है और इसमें ये सारे दिखाई देते हैं। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं।
प्रश्न संख्या 64, गोविंद वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य यानी गोविंद बनाम मध्य प्रदेश स्टेट, ये जो वाद है ये किससे जुड़ा हुआ है? निजता के अधिकार से जुड़ा है, गरिमा के साथ जीवन जीने वाले अधिकार से जुड़ा है, या फिर राइट टू एजुकेशन से जुड़ा है, या फिर नॉन ऑफ द एबव? इसमें से कौन सा होगा? यहां पर बात हो रही है गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए वाला हो जाएगा। ए का मतलब ये है कि ये राइट टू प्राइवेसी यानी निजता के अधिकार से जुड़ा हुआ है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गौर किया कि गोविंद ने निगरानी से संबंधित जो मध्य प्रदेश पुलिस विनिमय की वैधता है उसको चैलेंज किया था, जिसमें कि अधिवास संबंधी जो दौरे हैं वो भी शामिल हैं, और गोविंद ने उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए और जाने का जिक्र किया, जिसके आधार पर उसे पुलिस द्वारा निगरानी में रखा गया। तो यहाँ निजता का अधिकार जो था उसके संबंध में ये बात था, इसे हमने देखा, और इसका जो ए वाला है वो सही होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 65, संविधान का अनुच्छेद 243L ये किससे संबंधित है? यहां दिया हुआ है केंद्र शासित प्रदेशों पर पंचायती राज अधिनियम लागू करने से। देश के कुछ हिस्सों में पंचायती राज अधिनियम लागू नहीं है, इससे यह प्रावधान से जुड़ा हुआ है। मौजूदा कानूनों की निरंतरता से, जब संविधान में पंचायत के प्रावधानों को जोड़ा गया, या इसमें से कोई भी सत्य नहीं? देखकर बताइएगा। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए वाला हो जाएगा, यानी एप्लीकेशन ऑफ पंचायती राज एक्ट टू यूनियन टेरिटरीज, ये वाला इसका सही। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 66, स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरुआत भारत सरकार के द्वारा कब की गई थी? तो ये मई 2016 था, अप्रैल 2016 था, या मई या अप्रैल 2017 का मौसम था? कौन सा था बताइए? तो इसमें अगर देखा जाए तो बी वाला हो जाएगा। बी का मतलब ये हुआ कि अप्रैल 2016 में इसको स्टैंड अप इंडिया जो है इसको शुरू किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। 5 अप्रैल 2016 इसकी टू बी एग्जैक्ट तारीख है, इसकी जो तारीख है वो क्या है? 5 अप्रैल 2016 की है। और महिलाओं तथा SC ST जो समुदाय हैं उनके बीच में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, ये भारत सरकार का उद्देश्य था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने दस्तावेज स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया को जारी किया है? तो ये बच्चों वाला क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि ये नीति आयोग है, जो कि भारत सरकार का एक थिंक टैंक है, और योजना आयोग की जगह पे इसका गठन हुआ है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 68, 1 अप्रैल 2020 से 10 जो सरकारी बैंक हैं, यहाँ आप देख रहे हैं कि 1 अप्रैल 2020 से 10 सरकारी बैंकों के 4 में विलय के बाद भारत सरकार के पास या भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कितने बैंक बचे हैं? कहने का मतलब यह है कि आफ्टर द मर्जर ऑफ 10 गवर्नमेंटल रन बैंक इनटू 4 विथ इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 1, 2020, हाउ मेनी पब्लिक सेक्टर बैंक आर लेफ्ट इन इंडिया? पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, तो यहाँ पब्लिक सेक्टर वाले बैंकों को सरकार लगातार कम करती जा रही है और प्राइवेट सेक्टर को इंप्रूव कर रही है। ये प्राइवेटाइजेशन का पूरा दौर चल रहा है, जो कि बीजेपी की गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है। फिलहाल इसमें बताइए। तो इसको अगर देखा जाए तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी वाला। सी का मतलब यह है कि 12 इसमें जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं उनकी तादाद है 12। इसमें बैंकों के नाम अगर आप देखना चाहें तो बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, केनरा बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, इंडियन बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, पंजाब एंड सिंध बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, यूको बैंक है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। अभी इसमें से भी बहुत सारे जो हैं वो दूसरे में विलय होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 69 यहाँ दिया हुआ है और इसमें कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर पब्लिश बाई UNEP यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, इसके द्वारा कौन सी रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है? तो यहाँ रिपोर्टों के नाम दिए हैं। इसमें आप देख पा रहे हैं एक्शन ऑन एयर क्वालिटी है, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक है और वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट है। बताइए इसमें से कौन कौन सी रिपोर्ट ये UNEP पब्लिश करता है? प्रश्न आपने देखा, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए वाला, यानी पहला और दूसरा, एक्शन ऑन एयर क्वालिटी और ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक, ये जो है ये UNEP के द्वारा जारी किया जाता है। अब इसमें देखा जाए अगर तो एक्शन ऑन एयर क्वालिटी और ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक दोनों को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जारी करता है और वैश्विक पर्यावरण एजेंडों को स्थापित करने के लिए और पूरा जो कुशल कार्यान्वयन इसका होता है उसको बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और जो इसमें विश्व शहरों की रिपोर्ट आप देख रहे हैं UN हैबिटेट के द्वारा प्रकाशित की जाती है। जो वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट आप देख रहे हैं उसको प्रकाशित करने वाली संस्था कौन सी है? ये जो UN हैबिटेट है उसके द्वारा पब्लिश की जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। इसका ए वाला सही। प्रश्न संख्या 70, इसमें आगे ही एक लंबी सी खाली जगह है और इसके बाद कहा गया है कि एशियाई विकास बैंक यानी ADB के अध्यक्ष हैं। कौन से व्यक्ति अध्यक्ष हैं ये आपको चुनना है। तो ये हारुहिरो कुरोदा है, नाम थोड़ा सा विचित्र है। उसके बाद टेकहिको नाकाओ है, मात्सुगु असाकावा है, या इसमें से कोई नहीं है। यहाँ पर बात हो रही है एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट की, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। ये मात्सुगु असाकावा है, जो सी वाला ऑप्शन है वो सही होगा। ये इसके अध्यक्ष और निदेशक मंडल के सभापति बने हैं और एशियाई विकास बैंक जो है इसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के द्वारा इन्हें अध्यक्ष चुना गया है। 17 जनवरी 2020 से इन्होंने पदभार ग्रहण किया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 71, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट ये किसके द्वारा जारी की जाती है ये आपको बताना है। तो यूनेस्को इसको जारी करता है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जारी करता है, वर्ल्ड बैंक इसको पब्लिश करता है, या UNDP इसको पब्लिश करता है, ये देखकर बताना है। बताइए इसमें से ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट को जारी करने वाली संस्था कौन सी? तो आप जानते हैं कि इसको जारी कौन करता है। ये यूनेस्को के द्वारा जारी किया जाता है। यहाँ शिक्षा और जब कला की बात होती है तो यूनेस्को का नाम आता है।
इसे अगर देखा जाए तो ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2020 को संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक और वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन जो यूनेस्को है वो जारी किया था। और जो इसमें रिपोर्ट है वो पृष्ठभूमि और पहचान तथा क्षमता सहित जितनी भी दुनिया भर की शिक्षा प्रणालियां हैं और शिक्षार्थियों का जो बहिष्कार है उसके कारकों के आधार पर अपनी रिपोर्ट को पेश करता है। यानी सर्वे करने का जो तरीका होता है उसका बेसिक मानदंड यहाँ पर देखा गया। फिलहाल इसका यूनेस्को हो जाएगा। और अगले प्रश्न को देखते हैं। 72 कोविड-19 महामारी के दौरान एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स API, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, इसको शॉर्टकट में कहा जाता है API। ये खबरों में था। तो API के बारे में यहाँ 2 स्टेटमेंट हैं, उस पर आपको विचार करके बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। देख लीजिए, API दवा बनाने के लिए आवश्यक दवा उत्पाद का जैविक रूप से एक सक्रिय संगठक है। और उसके बाद भारत जो है वो दुनिया भर में अगर देखा जाए तो API का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है, मतलब प्रोडक्शन भी करता है और निर्यात भी करता है। तो आप इसमें से देख लीजिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो A हो जाएगा। A का मतलब यह है कि पहला वाला तो सही है लेकिन जो दूसरा वाला है वो गलत है। यहाँ अगर देखा जाए तो चीन फार्मा सामग्री यानी जो चाइना की बात है, मतलब देश के तौर पे अगर देखें तो चाइना इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स एंड वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट फार्मा मार्केट। इंडिया रैंक द 3rd लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। मतलब API के मामले में अगर विश्व स्तर पर भारत की रैंकिंग देखें तो भारत तीसरे स्थान पे, और पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान पर चाइना है। आगे चलते हैं। इसका सिर्फ पहला वाला सही है, दूसरे वाले में भारत को नंबर 1 बता दिया है, इसलिए वो गलत हो जाता है। अगले प्रश्न में कहा गया, यानी प्रश्न संख्या 73, मिशन कर्मयोगी हाल ही में भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा अनुमोदित किया गया है। अब ये किससे जुड़ा हुआ है, मतलब इसका पर्पस क्या है? तो ये जो स्कीम है इसका संबंध एक योजना के तौर पे है जिसका उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत पैकेज से है। उसके बाद भारत के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कौशल मानचित्रण के लिए एक पहल है, या फिर ये सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, या इसमें से कोई नहीं? देख लीजिए और बताइए। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा C वाला। मतलब ये जो संस्था है ये अ नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग, मिशन कर्मयोगी, हाल ही में केंद्र सरकार ने नौकरशाही में जो सुधार की प्रक्रिया होती है उसके तहत इसको शुरू किया है। सुधार लाने के लिए बहुत एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है, और सुधार लाने के नाम पर हो क्या रहा है? लेटरल एंट्री हो रही है, और उसके अलावा आयु सीमा घटाने के लिए एकदम चढ़कर बैठे हुए हैं। ठीक है, इससे सुधार हो जाएगा ऐसा मानना है। अब इसके बाद आगे चलते हैं, इसका C वाला सही है। अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या 74, C14 बैटरी क्या है? ये जो बैटरी का नाम दिया है ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है या कैसे बनी? तो इसका संगठन के तौर पे दिया हुआ है कि यह कार्बन आधारित एक बैटरी है जो कि कई हफ्तों तक मोबाइल के उपकरणों को लाइफ दे सकती है, मतलब उन्हें चार्ज कर सकती है या उन्हें जीवित रख सकती है। इसका उपयोग उद्योगों से कार्बन प्रदूषण को कम करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग कृत्रिम पेसमेकर में किया जाता है, और इसमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा होगा? तो C14 बैटरी के बारे में अगर देखा जाए तो कैलिफोर्निया की एक कंपनी NDB ने कृत्रिम हीरे की एक पेटी में कार्बन 14 यानी C14 नाम है इसका, तो उसके परमाणु कचरे को फंसाकर एक सेल्फ चार्जिंग बैटरी बनाई। तो इसका जो ज़्यादा परफेक्ट है वो C वाला हो जाएगा। मतलब इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाएगा? जो आर्टिफिशियल पेसमेकर होता है और इम्प्लांट करने की जो बातें होती हैं, मतलब हार्ट से संबंधित जो बीमारियाँ होती हैं, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसमें जितनी भी चीज़ें हैं उसमें बिजली वाला क्षेत्र भी कवर होता है। फिलहाल इसका C वाला सही। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 75, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज अमेंडेड टू रिमूव बम्बू फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ ट्री? मतलब इसमें से वृक्ष की कैटेगरी से बांस को बाहर कर दिया गया है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है, लेकिन कौन सा अधिनियम ऐसा था जिसके द्वारा इसे वृक्ष होने की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया? तो देख लीजिए इसमें से कौन सा होगा, और इसका A हो जाएगा। ये इंडियन फॉरेस्ट एक्ट था 1927 का, जिसके द्वारा जो बांस था उसको वृक्षों की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया। बांस का उपयोग पूरा भारत का जो क्षेत्र है इसमें प्राचीन समय से होता रहा है, मतलब जन्म से लेकर जो मृत्यु तक का पूरा कर्म होता है। आजकल के समय की बात नहीं की जा रही, आजकल तो सब कुछ लेटेस्ट हो गया है, सब मॉडर्न टेक्नोलॉजी से हो रहा है, लेकिन पहले के समय में जन्म से लेकर जो मृत्यु तक का पूरा दौर होता था उसमें बांस मनुष्य के साथ रहता था। यानी जो टिकठी तैयार की जाती थी जिसपे कि शव को लाद कर शमशान पहुंचाया जाता है, हिंदू परंपरा जो है उसमें, तो वो बांस से तैयार होती थी। और जब बच्चा पैदा होता था तो जो उसकी नाल होती थी उसको काटने के लिए किसी धातु के औजार का नहीं, बल्कि जो बांस की धारदार यहाँ पे पैनी छुरी होती थी या चाकू होता था उसका इस्तेमाल किया जाता था। तो एकदम जो जातक कर्म होता है वहाँ से लेकर जो मृत्यु संस्कार होता है वहाँ तक बांस जुड़ा रहता था। इसके बाद एक चीज़ और है कि पेड़ की श्रेणी से बांस को हटाने के लिए 2017 में जो वन अधिनियम 1927 था उसमें अमेंडमेंट किया जाता है। यहाँ संशोधन के बारे में पूछा गया है, ऐसा नहीं कहा गया है कि कौन सा अधिनियम ऐसा है जो कि ये प्रावधान करता है, नहीं, यहाँ पे अमेंडमेंट है। तो अमेंडमेंट किस में किया जाता है? 1927 का जो एक्ट है उसमें किया जाता है, और ये 2017 में किया जाता है। डेट याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है यानी 76, उसमें स्कूल बैग पॉलिसी के बारे में कहा गया है 2020 वाली। इसके हिसाब से कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 यहाँ जो आंकड़ा दिया है उसमें छात्रों के शरीर के वजन के अनुपात में बैग का वजन होना चाहिए। तो कहा यह गया है कि छात्रों के शरीर के वजन के उतने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 16% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 14% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 12% या 10%। तो इसका D हो जाएगा। मतलब शरीर का जो टोटल वजन है उसमें बैग का वजन जो है उसके वजन का 10% से अधिक नहीं होना चाहिए, नहीं तो कंधे और जो स्वास्थ्य की स्थिति है वो बिगड़ सकती है। इसके बाद प्रश्न संख्या 77, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट है, उन्हें आपको करेक्टली चूज करके देखना है। पहले वाले में कहा गया कि स्वामी विवेकानंद की जो जयंती है उसके उपलक्ष्य में 24वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया गया।
24वां था ये, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद 2021 के महोत्सव का जो विषय था वो था युवा उत्साह नए भारत का, ये इसका थीम वाक्य था। अब आप बताइए कि इसमें से युवा दिवस के बारे में कौन सा सत्य है? इसका जो करेक्ट है वो सी वाला हो जाएगा, मतलब दोनों सत्य है इसमें। स्वामी विवेकानंद की जो जयंती है वो 12 जनवरी को मनाई जाती है और ये राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जा रही है। और कब से मनाई जा रही है? तो 1984 से मनाई जा रही है, ये समय है, ध्यान दीजिएगा। और इस बार जो 2021 का थीम था वो था युवा उत्साह नए भारत का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये लेटेस्ट करंट अफेयर का भी मुद्दा है और ऐसे भी जानकारी होनी चाहिए। 78 को देखिए, मेरा गाँव मेरा कौशल, ये इनिशिएटिव है। अब किस मंत्रालय का इनिशिएटिव है आपको बताना है, तो देख लीजिए इसमें से कौन सा होगा। और इसमें अगर देखा जाए तो इसका सी वाला हो जाएगा, मतलब सी का अर्थ ही हुआ कि भारतीय जो कृषि अनुसंधान परिषद है उसके द्वारा इसका प्रावधान किया गया है, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च। मेरा गांव मेरा गौरव, इसके तहत गोवा के कुछ गांवों में सफाई अभियान चलाया गया और गांव की जो पंचायतें हैं वो कचरे के निपटान के लिए अपना गाइडेंस प्राप्त करती हैं। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 79, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020, इसका विजेता राज्य कौन सा था? महाराष्ट्र, असम, हरियाणा या पंजाब? तो इसमें अगर आप देखें तो इसका ए वाला हो जाएगा। ए का मतलब ये हुआ कि ये महाराष्ट्र राज्य था जो कि इसका विजेता राज्य घोषित होता है। ये 2020 का संस्करण था, मतलब महाराष्ट्र को कुल मिलाकर 78 जो है वो स्वर्ण पदक प्राप्त होते हैं, 77 जो है वो रजत पदक यानी चांदी के तमगे मिलते हैं और 101 ये जो ब्रॉन्ज मेडल है यानी कांस्य पदक है वो जीतता है। तो अच्छे खासे यहाँ पे पुरस्कार इसे प्राप्त होते हैं। तो ये राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं, 80वां। इसमें कहा गया है कि ऑन विच डेट ऑल इंडिया कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम वॉज लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। 2021 में वैक्सीनेशन का क्रम शुरू हो जाता है, तो इसमें इसकी लॉन्चिंग कब होती है? यहाँ देखिए 9 जनवरी को लॉन्चिंग होती है, 16 जनवरी को, 20 को या फिर 26 को। ऑल इंडिया लॉन्चिंग की बात की जा रही है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। ये 16 जनवरी की तारीख थी, काफ़ी ज़्यादा ये अखबार में फेमस रहा और न्यूज़ चैनल वाले गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे थे। तो ये 16 जनवरी की तारीख। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें देखिए नेटफ्लिक्स है क्या चीज़? बहुत आप इस पर फिल्में वगैरह देखते हैं या जो OTT होती है वो लॉन्च होती है, तो देख लीजिए ये वीडियो संपादन सॉफ्टवेयर है या ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म है जिस पर कि फिल्मों को रिलीज़ किया जाता है। मतलब आजकल जो फिल्में हैं वो थिएटर में नहीं बल्कि OTT पर रिलीज़ हो रही हैं, ये एक चीज़ है। तो सेंसर वाला जो झंझट है वो यहाँ पर नहीं होता है। ऐसे अगर आप जो थिएटर वाला सिस्टम है उसमें लॉन्च करते हैं तो वहाँ सेंसर की बहुत ज़्यादा समस्याएं हो जाती हैं। फिलहाल इसमें देखिए तो ओवर द टॉप होगा या फिर खोज इंजन है या ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आप जानते हैं कि इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा OTT प्लेटफॉर्म है। ये जो नेटफ्लिक्स है ये क्या चीज़ है? ये एक OTT प्लेटफॉर्म है और हाल ही में जो सरकार है उसने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दायरे में नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम और अन्य जो इस तरह के OTT प्लेटफॉर्म हैं उनकी सुविधाओं को प्रदान करने का काम शुरू किया है। और नेटफ्लिक्स इंक एक अमेरिकी ओवर द टॉप कंटेंट प्लेटफॉर्म है, ये अमेरिकन कंपनी है, ध्यान दीजिएगा। इसकी स्थापना 1997 में होती है और कैलिफोर्निया का जो स्कॉट्स वैली है वहाँ पे रीड हेस्टिंग्स और मार्क रैंडोल्फ के द्वारा इसको स्थापित किया जाता है। तो इतनी सारी चीज़ें इसके बारे में, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 82, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर? तो वीडियो एडिट करने वाला इसमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है, इसे देख लीजिएगा। तो पहला नाम आता है एडोब का, एडोब प्रीमियर प्रो या पिनेकल स्टूडियो या फाइनल कट प्रो एक्स, इसमें से कौन सा होगा? वीडियो की एडिटिंग करने के लिए कौन कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है? तो इसमें तीनों ही यूज़ किए जाते हैं। वीडियो को एडिट करना है तो आप तीनों में से किसी एक को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 83, वेब स्पाइडर ये क्या चीज़ है? ये एक मकड़ी की प्रजाति है। वैसे इसमें ऐसा विकल्प नहीं दिया है और देना भी नहीं चाहिए। तो देखिए इसमें कहा गया कि ये सर्च ऑप्टिमाइजर है या लिंक डायरेक्टरी है या वेब मैनेजर है या वेब क्रॉलर है, इसमें से कौन सी हैसियत इसकी है? तो 83वें को देख लीजिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। ये वेब क्रॉलर है। वेब स्पाइडर को वेब क्रॉलर या वेब रोबोट कहा जाता है। मतलब ये वेब क्रॉलर जो है ये प्राथमिक उद्देश्य इसका क्या है? इंटरनेट पर जितनी भी वेबसाइट है उनकी सामग्री को ये अनुक्रमित करता है ताकि वो मतलब वेबसाइटों की सामग्री को ये इस हिसाब से अरेंज करता है ताकि जब सर्च इंजन में कोई चीज़ मतलब कोई कोड वर्ड टाइप किया जाए किसी चीज़ को खोजने के लिए तो वो वाली वेबसाइट उसके सामने खुल जाए। इसका प्रबंधन करने का काम वेब स्पाइडर करता है। इसके बाद आगे चलते हैं, ये वेब का मकड़ा है। 84वें नंबर के प्रश्न को देखिए, यहाँ फास्टैग के बारे में कहा जा रहा है जो कि अब अनिवार्य कर दिया गया है, जो वाहन इसका उपयोग नहीं करेगा उसके ऊपर जुर्माना लगेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली के तौर पर इसे देखा जाता है और ये किस चीज़ पर आधारित है? मतलब फास्टैग हर गाड़ी के जो शीशा होता है सामने का फ्रंट उस पर स्थापित किया जाता है और इसकी स्कैनिंग जो टोल प्लाजा होता है वहाँ पर होती है। तो ये किस चीज़ पर आधारित है? ये इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी पर आधारित है या रेडियो तरंगों पर आधारित है या रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी यानी जो रिफिड है उस पर आधारित है या GPS ऑपरेटिंग सिस्टम है? बताइए। फास्टैग के बारे में आपने देखा और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी। ये एक स्टिकर या टैग की तरह से होता है जो कि कार की जो विंड स्क्रीन होती है उस पर चिपकाया जाता है और टोल प्लाजा पर इसे स्कैन किया जाता है। आगे चलते हैं, 2017 में इसको स्टार्ट किया गया था और अभी इसको अनिवार्य कर दिया गया है। प्रश्न संख्या 85 को देखिए, यहाँ पर कहा गया, ये देख लीजिए आप, हेल्प प्रिटोन लाइन .@nic.in ये ईमेल पते का डोमेन है। अब इसका नाम क्या है यहाँ आपको देखना है। तो ये यहाँ आप देख रहे हैं .@nic या फिर .in या हेल्प पेट्राइन इस प्रकार से दिया हुआ है। ये यहाँ पे आप सॉफ्टवेयर के जो वर्ड है उनको देख पा रहे हैं। 85 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से हो जाएगा सी वाला NIC.in।
यहाँ जो इसका सही ईमेल नेम है, डोमेन नेम है, वो nic.in है। इसे आपने देखा। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 86, वस्तु और सेवा कर जीएसटी अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 2017, 2018 ये 2 डेट दी हुई है और 26 जनवरी, 1 जुलाई या 15 अगस्त, 1 जुलाई इस प्रकार से दिया है। तो आप जानते हैं इसकी डेट कौन सी है, इसमें से कौन सा होगा, देखकर बताइए। इसका हो जाएगा बी वाला। 1 जुलाई 2017 को वस्तु और सेवा कर जो एक्ट है वो यहाँ पे फोर्स में आता है, इसे आपने देखा। 101वां संविधान संशोधन होता है और इसका क्रियान्वयन जो है वो 1 जुलाई से लागू होता है। इसके बाद 87वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न, इसमें कहा गया कि चुनावों के लिए राज्य सरकार द्वारा जो वित्त पोषण की सिफारिश है वो निम्नलिखित में से किसने की थी? मतलब स्टेट फंडिंग इलेक्शन जो होने चाहिए उसकी रिकमेंडेशन किसने की थी? ये संविधान के कामकाज की समीक्षा करने के लिए जो राष्ट्रीय आयोग 2000 का है उसके द्वारा किया गया था, या ला कमीशन रिपोर्ट में ऐसा कहा गया था, या इंद्रजीत गुप्ता कमेटी ने ऐसा कहा था, या इसमें से कोई नहीं? बताइए, पूरा प्रश्न आप देख रहे हैं। तो आप जानते हैं कि ये इंद्रजीत गुप्ता कमेटी थी जिसके द्वारा इस प्रकार का सुझाव दिया जाता है कि भाई चुनाव के लिए जो वित्त है वो राज्य सरकार के द्वारा पोषित किया जाएगा। और हाल ही में वित्त राज्य मंत्री लोकसभा को ये सूचित करते हैं कि भारत निर्वाचन आयोग यानी ईसीआई जो है वो चुनावों के राज्य वित्त पोषण के पक्ष में नहीं है। ये इसका लेटेस्ट वाला मामला है। फिलहाल हमने सी को चुना है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 88, भारत के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एनएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? विक्रम लिमाये है, अनुराधा राव है, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी है, या सुनीता शर्मा है? इसमें से किसका नाम होगा? तो ये सी वाले हैं, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, आपने पढ़ा होगा। इसके बाद 89वें को देखिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और चूज द करेक्ट, मतलब इसमें से आपको सही चुनना है। तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसे कि फिक्की कहा जाता है, यह भारत में स्थित एक गैर सरकारी व्यापार संगठन और एक रिकमेंडेशन ग्रुप है और इसकी स्थापना घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास के द्वारा की गई थी। मतलब इसके 2 स्टेटमेंट दिए हैं। आपको ये बताना है कि फिक्की के बारे में जो कहा गया है इसमें से सत्य कौन सा है। प्रश्न आपने देखा और इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी वाला हो जाएगा, मतलब दोनों सत्य है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में। आगे चलते हैं। 1927 में इसको स्टैब्लिश किया जाता है। 1927 इसकी स्थापना का समय है और मुख्यालय कहाँ पे है? ये नई दिल्ली में। अगले प्रश्न को देखिए, यानी 90, हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी डीएसटी जो है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके द्वारा अपने स्थापना दिवस के अवसर पर, और स्थापना दिवस का जो नंबर है वो आपको बताना है, तो उस अवसर पर फाइटिंग कोरोना लेवरेंजिंग साइंटिफिक रिसर्च एंड इनोवेशन नाम का एक वेबिनार आयोजित किया जाता है। वेबिनार का मतलब ये होता है सेमिनार में बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं और बहुत से बुद्धिजीवी जो हैं वहाँ अपने विचारों को रखते हैं। यही काम वेबिनार में होता है, एक स्क्रीन के माध्यम से लोग इस चीज़ को देखते हैं। आप बताइए इसमें से कौन से नंबर का ये स्थापना दिवस था? बात हो रही है डीएसटी की और इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। ये 50वां था, ठीक है, 50वां ये स्थापना दिवस था। तो अर्धशतक इन्होंने लगा लिया और इसी अवसर पर इसे आयोजित किया जाता है। वेबिनार इसलिए क्योंकि कोविड-19 का दौर था। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 91, भारत में प्रायोगिक तरल गतिकी अनुसंधान के जनक ये किसको कहा जाता है? यानी फ्लूइड डायनेमिक्स जो है उसके बारे में यहाँ पे फादर कौन माने जाते हैं? ये होमी जहांगीर भाभा है, के कस्तूरी रंगन है, सतीश धवन है, या विक्रम साराभाई है? पूछा यह जा रहा है कि हु इज नोन एज फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फ्लूइड डायनेमिक्स। देख लीजिए और इसका जो करेक्ट आंसर है वो वाला सी वाला हो जाएगा, मतलब सतीश धवन को कहा जाता है। एक एरोस्पेस इंजीनियर थे सतीश धवन जी और भारत में फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फ्लूइड डायनेमिक्स के तौर पे इन्हें देखा जाता है। होमी जहांगीर भाभा को परमाणु कार्यक्रम का पिता कहा जाता है। विक्रम अंबालाल साराभाई जो थे ये भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक थे और के कस्तूरी रंगन ये भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं। और आप जानते हैं कि जो इस बार की शिक्षा नीति आई है 2020 वाली, वो उन्हीं की रिपोर्ट की अनुशंसा के आधार पर आधारित है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 92, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। तो एक तरफ एलिमेंट्स का नाम दिया है और उसका मानव शरीर में कितना प्रतिशत पाया जाता है वो दूसरी तरफ दिया हुआ है। तो कार्बन है, यहाँ आप जैसा कि देख पा रहे हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, ये है 1.4%, 10%, 1%, 18%। आप बताइए कौन सा किससे मैच करेगा? तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें बी वाला हो जाएगा। बी का मतलब ये है कि चौथा, दूसरा, पहला, तीसरा, और उसी हिसाब से इसे मिला लेंगे। अर्थात कार्बन का प्रतिशत इसमें से कितना है? 18% है। हाइड्रोजन जो पाया जाता है मानव शरीर में वो 10% होता है। बाकी जितने हैं वो थोड़े थोड़े अमाउंट में मिलते हैं। मतलब कैल्शियम का अमाउंट है 1.4 और फास्फोरस जो आप देख रहे हैं ये 1% पाया जाता है। कार्बन और हाइड्रोजन ये सब मूल तत्वों में देखे जाते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये चारों मिलकर कोशिका का संगठन तैयार करते हैं और शरीर वहीं पर खड़ा होता है। तो जीवन की उत्पत्ति के ये बेसिक एलिमेंट्स हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 93, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 2 स्टेटमेंट है। सर्टोली कोशिकाएं जो होती हैं, सर्टोली सेल जो होती हैं, ये अवरोधक और एंटी मुलेरियन हार्मोन जो होते हैं उनका स्रावन करती हैं। सर्टोली कोशिकाएं अंडकोश जो कि पुरुष प्रजनन अंग होता है उसमें पाई जाती हैं और शुक्राणुओं का जो उत्पादन होता है, स्पर्म का जो प्रोडक्शन होता है, उसमें ये हेल्प करती हैं। जर्मिनल कोशिकाएं ये युग्मक का निर्माण करती हैं और केवल कोशिकाएं होती हैं जो कि मतलब ये एकमात्र ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो कि अर्धसूत्री विभाजन के साथ साथ सम विभाजन से भी गुजरती हैं। तो आप बताइए कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। यहाँ पर कोशिकाओं के बारे में बात हो रही है और वो भी कैसी? तो ये प्रजनन से संबंधित कोशिकाएं। इसका जो सी वाला है वो सही हो जाएगा। मतलब इसमें दोनों सही है, दोनों ही एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर दोनों जो कोशिकाओं के बारे में कहा गया है, सर्टोली सेल है और जर्मिनल सेल। इसके बाद अगले प्रश्न को देखिए। 94, कौन से जीवाणु जनित रोग हैं? तो यहाँ पे कॉलेरा है, डिप्थीरिया है, टिटनेस है, इसके अलावा लाइम डिजीज है और गोनेरिया है। बताइए इसमें से जीवाणुओं के द्वारा यानी बैक्टीरिया के द्वारा कौन सी होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। इसमें जितने रोग हैं वो सभी बैक्टीरिया से ही होते हैं। मतलब जैसे आप देखिए हैजा, डिप्थीरिया,
या मेनिंजाइटिस भी है जो कि बैक्टीरिया से होता है, टिटनेस हो जाता है, लाइम रोग हो जाता है, सिफिलिस हो जाता है, गोनोरिया आप देख ही रहे हैं, तपेदिक बीसी से होता है, प्लेग भी यहाँ तक कि बैक्टीरिया से ही होता है। ये सब आपने देखा। इसके बाद 95 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर ब्लीचिंग एजेंट ऑफ वूल एंड सिल्क, मतलब जो ऊन और सिल्क होता है, रेशम होता है, उसमें उसका रंग उड़ाने के लिए किसका यूज किया जाता है? देख लीजिए, सल्फर डाइऑक्साइड ये ब्लीचिंग एजेंट होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, या हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। इसमें से कौन सा होगा? तो इसको अगर देखा जाए तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। ये सल्फर डाइऑक्साइड होता है जो कि यहाँ पे ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है। यहाँ बात हो रही है SO2 की। सल्फर डाइऑक्साइड से ऊन और रेशम का जो रंग है उसको उड़ाने का काम किया जाता है। कीटाणुनाशक और परिरक्षक और प्रशीतक के तौर पे भी इसका यूज किया जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो भी ब्लीच होता है, लेकिन इससे बालों को ब्लीच किया जाता है और कीटाणुनाशक के तौर पे यूज होता है। ये सब कुछ चीजें। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 95, ऊन और रेशम के लिए ब्लीचिंग एजेंट के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? ये आपने देखा। इसके बाद 96 को देखिए, पिलनुथस एम्ब्लिका ये नाम है। अब ये किसका बोटेनिकल नेम है ये आपको बताना है। पिलनुथस एम्ब्लिका ये अजीब सा नाम है, तो ये बोटेनिकल नेम है। हर वनस्पति का अपना एक वानस्पतिक नाम होता है। तो ये इमली का नाम है, अफीम का नाम है, केला का नाम है या आंवला का नाम है। मतलब ये टर्मरिन की बात हो रही है, ओपियम की बात हो रही है, बनाना की बात हो रही है या आंवला की बात हो रही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आंवला। आंवला का जो वैज्ञानिक नाम है या वानस्पतिक नाम है वो है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, पिलनुथस है एम्ब्लिका। पिलनुथस एम्ब्लिका ये इसका वैज्ञानिक नाम है। ओपियम का जो वानस्पतिक नाम है वो कौन सा है? ये पेपेवर सोमनिफेरम है। जबकि आप देखते हैं कि मूसा जो है वो केले का वानस्पतिक नाम है। इमली का आप जानते ही हैं, टर्मिनेंड्रियस इंडिका होता है। नीम का क्या होता है? अजा डायरेक्टा इंडिका होता है। तो इस प्रकार से ये नाम है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 97, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर यूनिट ऑफ हीट? किलो कैलोरी, किलो जूल, कैलोरी वाट, इसमें से कौन सी हीट की यूनिट है आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि कार्य और ऊष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा है। तो कार्य और ऊर्जा दोनों की यूनिट सेम होती है। फिलहाल इसमें से आपको चूज करना है। तो आप जानते हैं कि वाट जो है वो पावर की यूनिट है, न कि हीट की। तो वाट तो होगा नहीं, चौथा वाला नहीं होगा। अब चौथा नहीं होगा तो इसमें से कौन कौन सा होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, और इसीलिए हम डी का चुनाव करते हैं। मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी वाला हो जाएगा। मतलब किलो कैलोरी, किलो जूल और कैलोरी। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 98, यहाँ पे अर्थवर्म और एम्फीबियंस जो हैं ये श्वसन किस माध्यम से करते हैं? एम्फीबियंस यानी उभयचर, अर्थात पानी और जमीन दोनों पर रहते हैं। और साथ ही साथ जो केचुए होते हैं ये किस तरह से श्वसन करते हैं? गलफड़े से करते हैं, यानी गिल्स का इस्तेमाल करते हैं, लंग्स का यूज करते हैं, या फिर जो ट्रेकिया होता है मतलब श्वसन नली होती है उसका यूज करते हैं, या इसमें से कोई नहीं? बताइए। तो इसका डी हो जाएगा। इसमें से किसी के द्वारा भी वो श्वसन नहीं करते। ये त्वचा के माध्यम से श्वसन करते हैं। मतलब यहाँ जो इनका रेस्पिरेशन होता है वो कैसे होता है? बाय द स्किन होता है। जैसे कि मेढक को आप देख सकते हैं, और अर्थवर्म भी यही काम करते हैं। ट्रेकिया जो माध्यम होता है उसके माध्यम से कीड़े यानी इंसेक्ट जो होते हैं वो श्वसन करते हैं। और प्रायः जो अकशेरुकी प्राणी होते हैं यानी इनवर्टिब्रेट्स, उनका श्वसन ऐसे होता है। और गिल्स से श्वसन कौन करता है? आप जानते हैं मछलियों का काम है। पानी में रहने वाले जो जीव होते हैं वो गलफड़े का यूज करते हैं। इसके बाद 99 नंबर का प्रश्न देखिएगा। यहाँ पर कहा गया कि महिलाएं जब बोलती हैं तो उनकी जो ध्वनि होती है उसमें उच्च पिच होती है और आवृत्ति ऊंची होती है। मतलब पिच किसकी ज़्यादा होती है? जैसे कहा जाता है ना कि शेर की दहाड़ और मच्छर की भिनभिनाहट, उसमें से तीव्रता या जो यहाँ पे तारत्व होता है वो किसका ज़्यादा है? तो उच्च पिच स्वरमान होता है और आवृत्ति ऊंची होती है। कम पिच होती है, कम आवृत्ति होती है। कम पिच और उच्च आवृत्ति होती है, और उच्च पिच होती है, कम आवृत्ति होती है। इसमें से क्या होता है? तो इसमें से ए वाला ही सही है। जब देखिए जो पिच है वो ज़्यादा होगी, यहाँ ध्यान से देख लीजिएगा, अगर पिच ज़्यादा होगी तो आवृत्ति अपने आप ऊंची हो जाएगी। ये आपने देखा। तो इसलिए इसका जो ए वाला है वो सही है। मतलब महिलाएं बोलेंगी तो वो आवाज़ ज़्यादा तीखी होगी, जैसे मैं बोल रही हूँ। और अभी एक पुरुष की आवाज़ होगी तो वो मोटी होगी, उसका तारत्व कम होगा, तो वो ज़्यादा कान में चुभेगी नहीं। ठीक है। कुछ लोगों ने कमेंट बॉक्स में कहा था कि आपकी आवाज़ चुभती है। तो भाई महिलाओं की आवाज़ अगर वो थोड़ा सा स्पीड में बोलेंगी तो चुभेगी थोड़ी सी। ठीक है। इसके बाद 100 को देखिए। यहाँ पर विद्युत प्रतिरोध को किसके द्वारा मापा जाता है? मतलब इसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है? तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के बारे में कहा गया। एमीटर है, ओम मीटर है, इलेक्ट्रिक मीटर है और पोटेंशियोमीटर है। इसमें से कौन सा होगा? देखिए इसका बी वाला हो जाएगा। बी का मतलब यह है कि ओम मीटर के द्वारा इसको मेजर किया जाता है। जब रेजिस्टेंस की बात आ रही है तो वहाँ ओम मीटर ही यूज किया जाएगा। ये एक विद्युत उपकरण है। और एमीटर किसका मापन करता है? तो ये करंट को नापने का काम करता है। और करंट की जो यूनिट होती है वो एम्पियर होती है। विद्युत मीटर के सहारे या ऊर्जा मीटर जिसको कहा जाता है, तो विद्युत की खपत नापी जाती है। और पोटेंशियोमीटर जो होता है वो जो विद्युत वाहक बल होता है यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, उसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ तक हमने इस टेस्ट को कंप्लीट किया है। ये सीरीज आगे जारी रहेगी, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।